उसका नाम दिया है सहस्त्रचतुराधिक परिचय। वो कब छपेगा मुझे नहीं पता, छपेगा कि नहीं ये भी नहीं पता, परंतु जितने भी लोगों को दिया सभी ने कहा कि उपयोगी है। दर्शन का ही है बुक, दर्शन से ही चीजों को लिया गया है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये परिचय शिविर वाला क्रम पूरा होता है, हम सीधे उस पुस्तक को पढ़ने में लग जाएंगे, और उसके बाद वीडियो और पुस्तक, वीडियो पुस्तक, इस प्रकार से हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे, है ना। तो मैं कल परसों तक मैसेज कर दूंगा, या आज मैं देखता हूँ कल सवेरे तक, कि बाकी जो परिचय शिविर का जो अपना समय बचा है उसमें क्या पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना। ठीक। तो हम लोग संबंधों पर बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था, थोड़ा आप भी बात किए। एक बार मैं परिचय शिविर बहुत नहीं लिया हूँ, बहुत कम, 7-8 गिनती के हैं। तो एक समय में NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन यूथ, युवा कुछ थे, तो इनका धर्मशाला में एक शिविर था हिमाचल में। तो वहां पर एक बहुत सुंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, वहीं पर था शिविर। तो इंग्लिश में था, मेरे भी प्रारंभिक दिन थे। और मैं, क्या होता है जब आप परिचय शिविर लेना प्रारंभ करते हो तो किसी एक प्रबोधक का टोकते हो, बेसिकली कॉपी करते हैं, अनुसरण करते हैं। It's what you do when you start teaching, right? You just copy whatever somebody else is teaching. तो शुरुआती क्रम था, तो कुछ बात हुई, लंच या कुछ चाय का ब्रेक हुआ, हम वापस आए और मैंने कहा कि लाइक वी वर डिस्कसिंग। तो एक ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की आई थी, ऑस्ट्रेलियन ही थी। तो हाथ ऊपर की, बोले आई हैव एन ऑब्जेक्शन। मैंने कहा हाँ बताओ। तो बोलते वे वर वी डिस्कसिंग, यू हैव बीन टॉकिंग फॉर द पास्ट 3 days। कुछ उनका डिस्कशन तो था ही, पर उनको अभ्यास हो गया था कि उनकी बातें अधिक सुनी जाए। तो अभी हाल में हमारे एक मित्र हैं, वो परिचय शिविर लिए थे इधर उत्तराखंड में, एक संभावना इंस्टीट्यूट में, अशोक गोपाला जी हैं। मैं उनको मिला था, इंग्लिश में उन्होंने लिया था। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा लेते हो तुम शिविर। तो उन्होंने कहा मैंने तो बदल दिया अभी, 1-2 दिन में पहले लोगों से अलग अलग टॉपिक्स में देता हूँ, चर्चा के लिए प्रस्तावित करता हूँ, उस पर सबका मैं सुन लेता हूँ, और सब एक दूसरे को सुनते हैं, उसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो जाती है। तो जिसको जो बोलना है, जो सोचता है, सारा एग्जॉस्ट हो जाता है ना। उसके बाद मैं शिविर लेता हूँ। तो वो आइडिया मुझे ठीक लगा कि एक आयु के बाद, एज वी बिकम यंग एडल्ट्स एंड मोर सो मिडिल एज में, हमारे पास पहले से बहुत सारी ओपिनियंस आ ही जाती हैं प्रत्येक मुद्दे पर, तो सुनना बड़ा कठिन हो जाता है। वेरी रेयरली इज अ पर्सन इन लिसनिंग मोड, परिचय शिविर आते हैं तो। एंड हमारा सोचा हुआ जब तक एड्रेस नहीं होता है, हम आगे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने, जिसको जीवन क्रिया कहते हैं, उसका कार्य का विधि ही ऐसा है। तो वो वाली प्रक्रिया मुझे ठीक लगी। ये तो ऑनलाइन लेक्चर मोड है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है नहीं। हालांकि इसमें भी ऐसा कर सकते थे, जैसे अभी मित्र संबंध है, तीसरा संबंध अपना, फ्रेंड्स लिखा है, मित्र मित्र संबंध। तो इसमें एक उपाय है कि पहले मित्र संबंध के बारे में सब लोग जो भी सोचते हैं, है ना, इसको बोल दें, मतलब चर्चा हो जाए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करें। तो ठीक है, ऑनलाइन मोड में थोड़ा कठिन भी है, और हम लोग काफी समय मैंने परिचय शिविर में भी लगाए हैं। तो मैं सोचता हूँ आगे बढ़े, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको बीच में कुछ बोलना हो, अपनी कुछ बात रखनी हो, तो बेझिझक उसको रखिए। हाँ, उससे जो है हमें थोड़ा डिस्कशन भी हो पाएगा। तो मित्र संबंध तीसरा संबंध है। इसके पहले हमने भाई बहन संबंध, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन का संबंध को देखा। तो इसके पूर्व में जो प्रथम संबंध है, वो माता पिता और पुत्र पुत्री के संबंध को देखा। हम ये भी देख सकते हैं कि ये संबंध प्राकृतिक विधि से, नेचुरली, आज के दिन, अभी जैसे मानव बना है, जितना भी एवोल्यूशन हुआ है मनुष्य का, जितनी जागृति हुई है, विकास हुआ है, तो ये सारे संबंध प्रत्येक मनुष्य में है ही। कोई चोरी चोरी भी कर रहा है तो उसका कोई मित्र होता ही, दो मित्र मिलकर चोरी करते हैं, है ना? वो भी किसी का बाप होता है, या किसी का पुत्र या पुत्री होता ही।
तो एक तो ये दिखता है कि यू कांट वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप्स, इन संबंधों से बाहर हम चले नहीं जा सकते। हाँ, कितना साथ में रहे, कितना कार्यक्रम साथ में करें नहीं करें, ये मानसिकता, उद्देश्य, लक्ष्य इसके आधार पर निर्धारित हो सकता है। अभी जो हमारा समय है, जैसे 2022 हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के मृत्यु के पश्चात, 2022 years AD, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इस समय में यदि हम देखेंगे तो एक जगह रहना कठिन हो गया है। लोग, जिसको बोलते हैं पेट पालने के लिए या व्यवसाय के लिए, आज के दिन हम उसको नौकरी बोलते हैं, शिक्षा के लिए हम दूर चले जाते हैं घर से, तो हम जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं हमारे घर के आसपास मिलता ही नहीं, या हम उसके योग्य नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं हुए, तो हमको दूर चले जाना पड़ता है। फिर एक ही उपाय है ना, पैसा एक आवश्यकता के रूप में लगता ही है। हर, मुझे लगता है आज के दिन तो 16, 14, 15 साल के बच्चे पैसे के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। पैसा उनके मन पटल में आ जाता है, दोस्तों से बात करके, मित्रों से बात करके, ये सब कैरियर, मनी, ये सब के बारे में बातचीत शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो घर से दूर जाना हो जाता है। तो भाई बहन और पिता पिता पत्नी के साथ कितना, मतलब माता पिता के साथ कितना हम रह पाते हैं, ये भी एक मुद्दा है। तो आज की परिस्थितियां काफी अलग हो गई कंपेयर टू, मतलब यदि हम तुलना करें 50-70 वर्ष पहले, ऐसा नहीं था। मानव जहां पर पैदा होता था लगभग वहीं रहता था, उसी के आसपास 40-50 किलोमीटर के क्षेत्र में। विवाह भी 50-100 किलोमीटर के अंतराल में करता था। अभी 5-5 हजार, 2-2 हजार किलोमीटर दूर विवाह होता है ना। भाई भी कभी 1000 किलोमीटर दूर होता है, कभी 100 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी बगल वाले घर या अपार्टमेंट में होता है। दोनों की नौकरियां, व्यवसाय अलग होता है। तो और एक चीज दिखता है कि जितने भी हम संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, ये परिवार के कॉन्टेक्स्ट में है ना, इट्स नॉट सेपरेट फ्रॉम द फैमिली। परिवार की जो स्ट्रक्चर है अभी, उसका जो भौतिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत बदल गया है। तो यूजुअली क्या होता था पहले, परिवार, पूरे परिवार का एक ही व्यवसाय होता था और सभी परिवारजन उस व्यवसाय में लगते थे। अभी ऐसा नहीं है। तो जितने एग्रीकल्चरिस्ट से सब पढ़ लिख के नौकरी में चले गए या बिजनेस में चले गए, एंटरप्रेन्योर बन गए, या ट्रेडिंग में चले गए। ट्रेडिंग हर चीज का होता है, स्टॉक का भी होता है और पाइप का भी होता है, कपड़े का भी ट्रेडिंग होता है, फल का भी ट्रेडिंग होता है, कंपनियां भी ट्रेड होती रहती है। तो एवरीथिंग इज अप फॉर ट्रेड नाउ। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आगे जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर और ध्यान देने का हमको अवसर मिलेगा। तो ये दिखता है कि ये संबंध है ना, इन संबंध को हमको बनाना नहीं है। और ये संबंध का जो ध्रुव बिंदु है वो विश्वास। विश्वास कब हो पाता है, जब हम उस संबंध का अध्ययन करते हैं। क्योंकि उस संबंध में मैं हूं, तो मुझे अपना अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है, और जिस इकाई के साथ संबंध है उस इकाई का भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसके पहले हम संबंध निर्वाह नहीं कर पाते, सीधी सी बात है ना? तो मुझे पक्षी, पेड़ पौधे और धरती के साथ जीना है, तो स्वयं को भी समझना पड़ेगा, उस इकाई को भी समझना पड़ेगा, और उसके साथ संबंध को भी समझना पड़ेगा। जहां वो संबंध मुझे जैसे सही लगता है वैसे सही नहीं है ना, और अक्सर यही होता है। जैसे हम अध्ययन करते हैं या सोचते हैं, या हमारी जो अपेक्षा होती है, जिन लोगों के साथ हमारा संबंध होता है वैसे नहीं रहते, या तो प्रतिदिन नहीं रहते, या कभी कभी ऐसे घटना, दुर्घटना घटित हो जाती है जिससे या तो हम किसी को घायल कर देते हैं या हम किसी से घायल हो जाते हैं। इसका कोई शॉर्टकट आंसर नहीं है ना। उसको अनफॉर्चुनेट कहिए, फॉर्चुनेट कहिए, कि हमने कुछ ऐसे कर दिया और संबंध मान लिया, या हमको स्नेह चाहिए, या हम पूरे दिन स्नेह शब्द को जपें। हो सकता है किसी को हो जाए, बट इन जनरल ये अध्ययन पूर्वक ही सफल हुआ। तो इसी क्रम में भाई भाई संबंध के साथ हमको मित्र संबंध भी एक अनिवार्य सच्चाई, एक अनिवार्य यथार्थ के रूप में हमको दिखाई देता है। अभी समर वेकेशन लग गया, मेरी बेटी का 6.5 वर्ष की है अभी। तो संयोग से अभी किसी फ्रेंड के घर ही गई है, किसी का जन्मदिन है आज, मेरा भाई ले जा रहा है उसको। पूरे दिन उसके 4 बच्चे हमारे घर में थे आज। हमारा घर ऊपर नीचे है, थोड़े आसपास पड़ोसी भी है, बढ़िया।
तो और मैंने ये भी देखा कि लड़कियों का लड़कियों के साथ खेलना अधिक सरलता से हो जाता है। लड़कियों का एक प्रकार का एक गेम होता है। इसको आगे हम जीवन ब्रेन हार्मोन के जब बारे में बात करेंगे तो मेल फीमेल की मानसिकता में अंतर क्यों है बचपन से, इसके बारे में शायद चर्चा कर पाएंगे आगे जब पुस्तकों के अध्ययन में जाएंगे हम, किसी समय जीवन ब्रेन की बात आएगी तो वो अपना छोटा बर्तन वर्तन रख के, है ना, सवेरे खेल रहे थे, कुछ केक बनाएंगे बोले, फिर ये गए ऊपर गए नीचे गए और अभी किसी के घर चली गई, मेरे साथ समय देने को तैयार नहीं। मैं उसको 4 बार 5 बार पूछा, वो मुड़ के भी नहीं देखी, भाग गई। माँ के साथ समय देती है, कुछ यदि चाहिए उसको जो प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो डिमांड के साथ मेरे पास आएगी, है ना, ये करके दो वो करके दो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, इस टाइप की चीज। तो ये दिखता है कि मित्रता एक बहुत स्वाभाविक रूप से, वेरी नेचुरल वे से बचपन से ही मानव के पास आ जाता है, फ्रॉम द एज ऑफ मे बी 6, है ना। सो सडनली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, 6 9 मंथ्स में मैं देख रहा हूँ उसके लिए मित्रों के साथ रहना, अन्य बच्चों के साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। हर बच्चे की एक प्रवृत्ति भी होती है, हर बच्चे मतलब हमारा भी, हर बच्चे बड़े बूढ़े की एक प्रवृत्ति भी होती है। फिर हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो मानसिकता है ना, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो लक्ष्य है या हम जहाँ पर कार्य करते हैं वहां पर कुछ मित्र बन जाते हैं। तो किसी की व्यवहार हमको ठीक लगती है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, उसके साथ मित्रता बन जाती है। इस प्रकार से ये संबंध बनते हैं, ये फैलता है। तो मित्र संबंध को यदि देखें तो इट इज अ नीड टू एसोसिएट ना, सम आयु, आयु के बैंड में आगे पीछे 4 5 वर्ष रहता है उसमें, जो घर से बाहर है। और भारत में कई जगह भाई बहन से भी संबोधित करते हैं, जैसे गुजरात में हर व्यक्ति के नाम के बाद ही भाई और बहन लिखते ही हैं। कई जगह भैया दीदी बोलते हैं। तमिलनाडु में जहाँ से आता हूँ वहाँ भैया दीदी थोड़ा कम बोलते हैं, है ना, अन्ना अक्का ऐसा शब्द है, तो उसका एक संबोधन भी है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये मेरे लिए एक सुख का एक स्रोत है। मित्र संबंध, फ्रेंड्स आर अ सोर्स फॉर माय सेटिस्फैक्शन, मेरी तृप्ति के लिए एक जगह है ये, है ना। तो इनके साथ इंटरेक्शन करने से मैं तृप्त भी होता हूँ और इनके साथ कुछ कार्यक्रम भी कई बार निकल कर आता है। कई बार ये कार्यक्रम व्यवसाय से संबंधित होता है, हमारे पास बिजनेस पार्टनर होता है तो उसके साथ मित्रता बन जाती है। हम खेती कर रहे हैं तो साथ में कोई 2 लोग मिलकर करते हैं। हम कोई विनिमय केंद्र चला रहे हैं, उसको आज के दिन दुकान बोलते हैं, दार्शनिक भाषा में विनिमय केंद्र है, मानसिकता के अनुसार उसका नामकरण है। तो उसमें कोई पार्टनर होता है हमारा। कई बार हम कुछ पढ़ने सोचने समझने जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना, जैसे हम लोग देखें तो बुढ़ापे में अध्ययन करने का, पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी स्टूडेंट्स एट अ मच ओल्डर एज। मेरी 44 की एज हो गई, मैं भी विद्यार्थी बन के बैठा हूँ। जनरली लोग मैक्सिमम 30 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी बनना पूरा हो जाता है, जो फॉर्मल एजुकेशन में पूरा हो जाता है। तो उस समय हमारे कुछ मित्र बनते हैं। तो शिक्षा के अर्थ में साथ में शिक्षित होने, शिक्षा का अर्थ ही है जिससे मैं विकसित हो पाऊँ, मानव के रूप में विकसित हो पाऊँ, मानव बनने की योग्यता मुझ में आ जाए, मानव बनने योग्य समझ, पात्रता, योग्यता, ये सारी चीजें मुझ में आ जाए, यही शिक्षा का तात्पर्य है। तो इसको प्राप्त करने के क्रम में मेरे कुछ संपर्क बनते हैं, धीरे धीरे वो संबंध का स्वरूप ले लेता है। आगे जाके व्यवसाय के रूप में कुछ संबंध बनते हैं, ये दूसरा एरिया है संबंध का। और तीसरा एरिया हमको दिखता है कि आसपास पड़ोसी कुछ होते हैं, घर गांव मोहल्ले में, तो उनके साथ हो जाता है। अभी मैं ये देखता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रही है, उनके जो माँ बाप है उनके साथ हमारा संबंध धीरे धीरे बन रहा है। तो ये सारे संबंध जो है एक पूरकता के अर्थ में है, और मित्रों से मिलके हमको अच्छा लगता है, मित्रों के साथ हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, साथ में हमारी प्रगति होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि द पर्पस इन बोथ दीज रिलेशनशिप्स, दैट इज भाई बहन और मित्र संबंध में एक ही है, शारीरिक, भौतिक, है ना, मेंटल मतलब मानसिक। मानसिक के 2 भाग हो सकते हैं, इमोशनल, है ना, भावात्मक, तथा बौद्धिक, वेल बीइंग।
इसके शुभ के अर्थ में है। तो ये फिर मित्र संबंध का प्रयोजन हुआ। इसका पर्पस क्या है ये? तो इन इंटरेक्शन से हमको अच्छा भी लगता है, उसको हम सुख बोलते हैं। हम बोलते हैं मित्रों के साथ बाहर गए, घूमने गए, तो विहार के अर्थ में कहीं चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, खाने चले जाते हैं, वो सब अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना वहां से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, ये मित्र संबंध कहलाएगा। मित्र संबंध में भी दायित्व है। तो इफ यू स्क्रूटिनाइज इट, तो बहुत कुछ मित्र संबंध होते हैं जो अत्यंत निकट होते हैं, है ना, और कुछ मित्र उससे थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, कुछ उससे भी बड़े डिस्टेंस पे होते हैं। जो अत्यंत निकट होते हैं, इनके साथ कई वर्षों तक हमारा संबंध संपर्क बना रहता है। जैसे हाल में मैं अपने 2 क्लासमेट से मिला। हम तीनों 11th-12th में साथ में लंच करते थे, एक ही टिफिन से। तो एक अभी IBM में काम करता है, बड़ा आदमी हो गया है, 1 करोड़ उसकी सैलरी हो गई। तो वो हमको बुलाया था, हम लोग खाना भोजन करने गए। उसको 15-20 वर्ष बाद मिला। दूसरा एक है, वो यूके में, मतलब ब्रिटेन में सेटल डाउन हो गया। मैं तीसरा हूँ। मुझे पूछ रहे थे क्या करते हो, मैंने कहा 12 साल हो गए, एक पैसा कमाया नहीं, है ना। तो उन्होंने पूछा 12 वर्षों में क्या किया, मैंने कहा 12 वर्षों में 12 पुस्तक पढ़ा। अभी भी पूरा समझ में आ गया कि इन्हें कहना कठिन है, तो ठीक है, काफी समझ में ऐसे तो आता है, और आगे का रास्ता भी खुला है। तो हमारे रास्ते बहुत अलग हो गए, परंतु एक भाव वाली चीज हमारे बीच में बनी रही। फिर जब इस दर्शन के संपर्क में आया, इस दर्शन के आधार पर, इस मानसिकता, इस विचारधारा को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर मेरे जो संपर्क बने, उसके फिर 8-10 या 4-5 ऐसे गहन मेरे संबंध बने पिछले 10-12 वर्षों में। ये जो दूसरा सेट है, मैं देखता हूँ कि इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ जिस प्रकार की बातचीत होती है, ये थोड़ी भिन्न है, और पहले वाले के साथ जो बातचीत होती है वो भिन्न है, परंतु भाव वाली चीज एक ही जैसा रहा। जो अच्छा लगने वाली चीज है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं। इट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड, मतलब ऐसे भी लगता है कई बार कि जो दर्शन की दृष्टि से जब संबंध बनते हैं, इट टेंड्स टू बी समटाइम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें विचार पक्ष बहुत बड़ा है, थियरी पक्ष बहुत बड़ा है। तो थोड़ी दिन के बाद मेरी मध्यस्थ दर्शन के बारे में मान्यता, उसका इंटरप्रिटेशन, सोच विचार, योजना अलग हो जाती है। आप मेरे साथ ही पढ़ना शुरू करते हो, आपका मध्यस्थ दर्शन के बारे में सोच विचार समझना एक जगह के बाद आपका भी मान्यता अलग हो जाता है। तो मान्यताएं अलग होते हुए भी वो संबंध जो है ये बना रहता है। तो ये जो चीज है संबंध, इसमें हम देख सकते हैं कि अनेकों कैटेगरी के लोग हैं, और समय के साथ आते जाते रहते हैं। तो वो हमारे कार्य क्षेत्र, हमारा एरिया, मतलब कहाँ रहते हैं, है ना, जीने का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, हमारा इंटरेस्ट, हमारा व्यवसाय, जैसे कंपनियां बदलते हैं तो पुराने कंपनी के लोगों को हम भूल जाते हैं। एक आधा आदमी संपर्क में रहता है, उसके बाद उसको भी भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज चलती है। मॉडर्न लिविंग में ये भी देखते हैं कि कुछ बड़े होने के बाद लोग सब व्यस्त हो जाते हैं इन सिटी लाइफ, है ना। सवेरे ऑफिस दौड़ो, वापस आओ, टैक्स भरो, बर्तन मांजो, यदि कोई नहीं है घर में कपड़ा सुखाओ, है ना, सामान लाओ, सैटरडे संडे लेट जाओ, बच्चों के साथ खेलो, ट्यूशन ले जाओ लाओ, इसी में समय निकल जाता है। तो लोगों से मिलना संभव हो नहीं पाता। मित्र संबंध के बारे में हम इतने चीजों को देख सकते हैं भी। एक प्रधान, तो ये वाली चीज, उसके पहले, एक प्रधान बोलने के पहले, ये वाली चीज भाई के साथ या बहन के साथ, भाई भाई बहन बहन संबंध में भी ऐसे ही होना चाहिए। आज के दिन यदि यथार्थ को देखें तो कुछ कुछ लोगों में होता है, कई लोगों में ये थोड़ा सा कम होता है, कई लोगों में दूरियां अधिक होती है भाई बहन संबंध या भाई भाई संबंध में, क्योंकि मानसिकता, व्यवसाय, ये सारा एक समय के बाद भिन्न हो जाता है ना। तो उसमें दूरियां जैसे लगती है, परंतु इसमें ये अवश्य दिखता है कि जहां पर भाई बहन और इस टाइप की चीज है, वहां पर अधिकार एक भिन्न प्रकार का लगता है, अधिक अधिकार की चीज एक लगती है, एक समझ में आती है। तथा, है ना, हम भोजन करने, है ना, उसी भाई बहन के साथ, और घर, मतलब बेसिकली जो संपत्ति है उसको शेयर करते हैं, है ना। यू शेयर द सेम रूम, यू शेयर द सेम सेट ऑफ बुक्स, एंड यू शेयर द एंसेस्ट्री एज यू ग्रो अप। आप जैसे बड़े होते हो या हम बड़े होते हैं, तो उस घर परिवार की जो संपत्ति है उस पे, उस परिवार की इकाई के अंदर
नेचुरली हमारा अधिकार एक आ जाता है, ये सभ्यता विधि से आ जाता है ना, इट कम्स फ्रॉम ट्रेडिशन, कोई इसको पढ़ाता नहीं है। लॉ अपनी जगह है, द लॉ स्टेट्स दैट टू ब्रदर्स हैव इक्वल राइट ओवर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यदि पिताजी का सेल्फ क्रिएटेड प्रॉपर्टी है, देन द लॉ स्टेट्स की इनके ऊपर है उनको क्या करना है। सो द लॉ ऑल्सो, अभी का जो कानून है ना, न्याय व्यवस्था या संहिता, उसके अनुसार भी यह है कि एक जनरेशन की जो संपत्ति है वो फर्स्ट को छोड़ के उसके नेक्स्ट को अपने आप आना उसमें वैध है। पति पत्नी यदि है तो दोनों में भी प्रॉपर्टी की शेयरिंग या वस्तु धन का शेयरिंग है। तो इसमें भाई संबंध और बहन संबंध में ये भी एक दिखता है कि एक आयु में बड़ा होता है, एक आयु में छोटा होता है। इसके पूर्व में भी हमने देखा तो मित्र संबंध में भी ऐसे ही होता है, कई बार एक बड़ा होता है, कई छोटा होता है। जैसे मैं देखता हूँ दर्शन में के आधार पर मेरे जैसे लोगों के साथ संबंध है, तो किसी को मैं भाई बोलता हूँ, सबसे छोटे व्यक्ति का आयु लगभग 30-32 का होगा, मैं 44 का हूँ, मेरे से 12 वर्ष छोटे से लेकर 12 वर्ष बड़े तक 56, 58, 58 अप टू 60 ईयर्स के लोग हैं। एक सुरेंद्र पाठक जी हमारे ग्रुप में सबसे, मैंने आई वुड से सीनियर सीनियर है ना, 60 के आयु के हो गए, उनको भी मैं भैया ही बोलता हूँ। 65 तक एक रण सिंह आर्य जी हैं बिजनौर में, उनको भी भैया ही बोलता हूँ, वो भी मुझे भैया। फिर 70-80 का कोई मिला तो अंकल बोलना पड़ेगा। तो आयु भी संबोधन में फर्क पड़ता है। आयु के साथ भी हमारी मानसिकता भी बदलती है, अपेक्षा भी बदलती है। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा आता है मित्र संबंध में भी और भाई बहन संबंध में भी, कि जो बड़ा है वो छोटे के पूरक हो, भौतिक, आर्थिक, है ना, मानसिक, भावात्मक, क्योंकि अधिक अनुभवी है, दुनिया को देखा रहता है, तो उसको मदद करे। जो पूरकता सही है उस समय के लिए उसकी पूरकता है ना। आगे हम देखेंगे पूरकता का ये मतलब नहीं कि हम इंटरफेरेंस करें, क्योंकि जीने देना जीना भी हमको अभ्यास करना है, नहीं तो वो इंटरफेरेंस हो जाती है अधिक। फिर वो लोग सोचते हैं कि मुझे अपना जिंदगी ये जीने नहीं दे रहा है, हर चीज में दखल अंदाजी कर रहा है ना, बीच में घुस रहा है, नाक घुसा रहा है। तो इसका विवेक हमको करना पड़ता है। परंतु ये पूरकता का ये भी मतलब नहीं कि हम दबाएं, हमारे से जाने अनजाने में दबाना हो जाता है ना, वी एंड अप कंट्रोलिंग। कई बार हमारे अंदर ये भाव नहीं रहती है, हमारे से हमारा भाषा, मुद्रा, बॉडी लैंग्वेज, भाव, भंगिमा से हो जाता है। तो ये घर्षण का एक बड़ा कारण बनता है भाई बहन और मित्र संबंधों में भी। कुछ लोग हाथ रेस किए हैं, बोलिए। भैया आपने अभी मित्र मित्र में जैसे परस्पर सहयोग की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें आपने दायित्व कर्तव्य भी बोला, और साथी सहयोगी में भी दायित्व कर्तव्य है। ठीक है, तो उसमें दायित्व कर्तव्य का मतलब क्या है और इसमें क्या है? थोड़ा डिफरेंट होगा क्या कि एक ही है? थोड़ा दायित्व कर्तव्य पे भी बात कर लेंगे तो। हाँ, शायद इस नोट्स में था कि पता नहीं, हिंदी नोट्स में है। संबंध का तात्पर्य ही है दायित्व कर्तव्य होना। यदि दायित्व कर्तव्य नहीं है उसको हम संबंध नहीं कहेंगे, उसको संपर्क कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं आपको चित्तरंजन भैया बोलता, आप मुझे भैया बोलते हैं, हम 3-4 महीने में एक बार मिलते हैं, कभी सैटरडे संडे थोड़ा मिल लेते हैं, तो आप मित्र के श्रेणी में ही हैं। बट मेरे आपके बीच में वैसा कोई दायित्व कर्तव्य नहीं, क्योंकि कोई कॉमन कार्यक्रम नहीं, और न ही उतना हमारा कांटेक्ट हुआ है, न ही हम उतना समय साथ में बिताए। तो आगे आप कैसे जिएंगे, नहीं जिएंगे, कैसे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसमें मैं नहीं जाता, आप भी नहीं जाते। मेरे बगल में रहते हैं प्रफुल्ल भैया, रहते हैं प्रफुल्ल नाफड़े जी, वो भी दर्शन से संबंधित है, वो हमारे पड़ोसी भी हैं, हम दोनों एक साथ दर्शन है के बारे में बात करते हैं, कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा पारिवारिक भी संबंध हो गया उनके साथ। उनके साथ दायित्व कर्तव्य कुछ हद तक दिखता है। तो ये दायित्व कर्तव्य का क्या मतलब हुआ कि हम दूसरे के भला के लिए, तो आपके भला के लिए मैं कामना तो करता ही हूँ, परंतु मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस अर्थ। तो प्रत्येक मानव के साथ संबंध भाव के रूप में, स्वीकृति के रूप में है ही। फिर मित्रों का यदि हम लिस्ट बनाएंगे तो 50-100 निकल सकते हैं, बट उनमें से कुछ ही के साथ हमारे दायित्व कर्तव्य दिखेंगे।
वहां पर हम कहेंगे कि संबंध है, बाकी सबको संपर्क में रखेंगे। फिर संपर्क कई श्रेणी के हो सकते हैं, ऑफ मेनी कैटेगरीज, ऑफ मेनी बैकग्राउंड्स। तो दायित्व कर्तव्य का मतलब है कि दायित्व का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी। जैसे माता पिता संबंध, तो पिता होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है कि मैं संरक्षण करूं मेरे संतान का या संतान का। तो ये पिता होने का मतलब है ना। माँ होने का तात्पर्य क्या है? जो पोषण करती है। तो पोषण करने वाली इकाई का नाम माँ है। तो पोषण उसका दायित्व हो जाता है। जैसे मेरी बेटी है अभी, तो भोजन खिलाना। अब मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ये काफी अ, बोलना चाहिए ऑल्टरनेट हुआ है। जब वो बहुत छोटी थी मेरी बेटी, आज तक खाती नहीं समय से, खाने में बड़ा उसको तकलीफ होता है। तो जब बहुत छोटी थी तो खाने का दायित्व, खिलाने का दायित्व मेरा था। माँ भी कुछ करती थी। अब अधिकांश उसकी माँ करती है। तो ये दायित्व का मतलब बराबर 1 बज गया तो मेरे पत्नी को याद आता है, स्मरण आता है कि उसको खाना भोजन खिलाना है। औषधि का दायित्व मैंने लेकर रखा है, उसके लिए औषधि लाना, जो भी लेना, स्कूल का फी भरना, ये मेरा दायित्व है। शिक्षा के बारे में सोचना थोड़ा। फिर मैं उसको जब करता हूँ तो वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो करने वाले पक्ष को फिर हम, है ना, कर्तव्य बोलते हैं। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी भी बोल सकते हैं। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी ड्यूटी लगती है। सिंपल बोलते हैं ना, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि किसी जिम्मेदारी को पूरा करने जाना है। जैसे ट्रेन का ड्राइवर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो ट्रेन को मैं चलाऊं, तो वो ड्यूटी पे जाता है, उसकी ड्यूटी लगती है। तो यदि वो नहीं जा सकता, वो किसी और को बोलेगा कि आज मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। दायित्व तो इसी का है, कर्तव्य किसी और से वो करवाता है। तो वो उस व्यक्ति का कर्तव्य हो गया, उतने समय के लिए ले लेता है। फिर ये फोन करके उसको पूछ भी लेता, सब ठीक है कि नहीं। जैसे मेरी बेटी की कोई एक मित्र हमारे घर आ गई थी, पूरे दिन खेल रही थी। तो इतने समय के लिए हमारा कर्तव्य होगा कि वो भोजन करे, सब करे। उनके पेरेंट्स ने भी फोन करके पूछा सब ठीक है कि नहीं। तो दायित्व अभी भी उन्हीं का बना हुआ है। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सही व्यक्ति के घर में भेजे उसको। और बच्चा का देखभाल करना उन्हीं के प्रथम उसमें है, फर्स्ट प्रायोरिटी। 4-5 घंटे के लिए हमारे पास थी, तो हमारा कर्तव्य बन गया। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि वो खाई कि नहीं खाई, अभी उसी के पेरेंट्स देखेंगे, मुझे नहीं देखना है ना, मेरे पत्नी को नहीं देखना। तो प्रत्येक संबंध में हमको दिखता है कि दायित्व कर्तव्य के साथ ही है वो संबंध। तो इन दायित्व कर्तव्यों का जो प्रकार है, दैट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ संबंध। तो बेसिकली मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या क्या कह रहा है कि एक मनुष्य के जीने में 7 प्रकार की पूरकताएं हैं। देर आर 7 टाइम्स ऑफ टाइप्स और 7 डोमेन्स, कैटेगरीज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरीनेस। 7 प्रकार की पूरकताएं हैं। प्रत्येक में दायित्व कर्तव्य अलग है। ईच वन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ लिविंग। ईच वन फुलफिल्स वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। जीने के किसी एक आयाम को वो भरपाई कर रहा है। तो माता पिता बच्चे का पोषण संरक्षण कर रहा है, भाई बहन एक दूसरे को कंपेनियनशिप दे रहे हैं और घर में मदद कर रहे हैं, मित्र मित्र एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। ये दायित्व कर्तव्य वहां पर। गुरु शिष्य, एक का दायित्व है समझाना, दूसरे का दायित्व है समझना। पति पत्नी, है ना, उसमें परिवार व्यवस्था में भागीदारी उनका दायित्व कर्तव्य हो गया। साथी सहयोगी का मतलब क्या है? कॉलीग एंड कोवर्कर। तो जहां पर हम व्यवसाय में हैं, तो वहां पर जिसको स्वामी बोलेंगे या साथी बोलेंगे, उसका दायित्व होता है। तो मान लीजिए ये मेरी फैक्ट्री है, उसमें आपको मैं काम करने के लिए, मदद के लिए बुला लेता हूँ। आप कुछ काम करते हो, उसके लिए मैं आपको कुछ दूंगा। दायित्व तो मेरी है उसकी, कर्तव्य आपका बनता है, क्योंकि यू हैव साइंड अप फॉर इट। तो वो एक व्यवसायिक संबंध है। आप जो काम करेंगे उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, कुछ धन मिलेगा। वहां धन का ट्रांजैक्शन है व्यवसाय संबंध में। वैसे ही व्यवस्था संबंध 7वां वाला है, हम देखेंगे। तो उसमें जो बड़ी व्यवस्था है, जैसे रोड पे कचरा नहीं फेंकना हमारा दायित्व बनता है, वो हर नागरिक का बनता है। ये सभ्यता है ना। इसलिए अंग्रेज जब इंडिया आता है तो बोलते हैं इट्स वेरी अनसिविल सोसाइटी। हर आदमी बगल वाले के उसमें कचरा फेंकता है, सिग्नल तोड़ता है, टैक्स नहीं भरना है। तो ये नागरिक होने के नाते प्रजा शासन संबंध उस टाइप का दायित्व बनता है। तो दायित्व कर्तव्य प्रत्येक संबंध में दिखेगा। उसी का, उसके ऊपर हमने नाम दिया था पोषण संरक्षण, है ना, पूरकता,
ये सारे उसके प्रयोजन है, पर्पस है प्रत्येक संबंध, वही दायित्व है। जी बढ़िया भैया, मतलब दायित्व कर्तव्य सारे संबंधों में आ गया, वैसे मेरे को लगता है उन मूल्यों ऐसे का निर्वाह करना ही दायित्व कर्तव्य ऐसा लग रहा है। दायित्व कर्तव्य को पहचान कर जब हम उसको करने जाते हैं तो उसमें मूल्यों का निर्वाह होता जी है ना। तो बढ़िया। मूल्य जी निर्वाह उसको करते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है तो मैं उसके पोषण करने जाता हूँ तो उसमें ममता बहेगा। बहुत बढ़िया। तो ध्यान में एक्चुअली दायित्व रहता है, ध्यान में ये नहीं रहता कि उसके साथ ममता इंजेक्ट करना है। सी दैट्स नॉट हाउ वी ऑपरेट इवन टुडे, नो। हम ये नहीं सोचते बच्चा रो रहा है चलो उसके अंदर ममता का इंजेक्शन करो है ना, लेट मी इंस्टिल सम स्नेह इन दैट चाइल्ड, ऐसा नहीं। उस मूल्य से हम भरते हैं, उस मूल्य का हम अनुभव करते हैं। जैसे हम अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, किसी के बच्चे के साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ समय बिताते हैं, तो स्नेह का अनुभव होता है। जो अच्छा लग रहा है हमको लोगों के साथ, वो कोई भाव ही है। उस भाव का बहुत छोटा अंश हो सकता है ना। उसकी संपूर्णता आगे जाके हमको मिलेगी, कितना भी छोटा हो। वो खाने की तृप्ति से अलग है। यही मूल्य मूलक आस्वादन है। जी वो भैया। तृप्ति है ना, तो वो तृप्ति कब मिलेगी? जब संबंध दिखेगा। जब संबंध नहीं दिखता है तो वो मूल्य आने की कोई संभावना ही नहीं। और जब संबंध को नकारते हैं, उस मूल्य का अभाव वाला पक्ष आएगा। जैसे किसी के साथ संबंध है ही नहीं और वो गिर जाता है, तो चोट लग गई तो हम किसी को उसके तन मन धन से किसी को माने तन के विधि से किसी को मदद करने जाते हैं, उसका नाम है ममता। हमको जहां संबंध दिखता नहीं, किसी के पैर में चोट लग गया, हाथ पैर टूट गया, तो हमारे में एक तो संबंध दिखता नहीं तो कोई भाव ही नहीं बनता। दूसरा, वो आदमी हमको पसंद नहीं और उसका हाथ पैर टूट गया, तो हमारे में कठोरता बनेगा। ममता की जगह विलोम, ऑपोजिट इज कठोरता, तो बिकम वेरी हार्ड। अच्छा ही हो गया, मरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। तो उस अभाव का फिर अनुभव होता है। तो मूल्यों का निर्वाह का मतलब ही है उस संबंध का निर्वाह, दोनों एक ही साथ है। दायित्व को निर्वाह करते हुए वो मूल्यों का अनुभव हम करते हैं, मूल्य हमारे में से बहते हैं, वही मूल्य निर्वाह का मतलब है। क्योंकि विश्वास मूल्य तो प्रत्येक संबंध में है ना। बिना विश्वास का कोई भी संबंध नहीं है। से पति पत्नी है, बिना विश्वास का पति पत्नी नहीं है। जिस दिन अविश्वास हो गया वो कोर्ट चले जाते हैं। मतलब पर धन, पर नारी पर पुरुष का कुछ वो केस लेके चले जाते हैं, पेपरों में आते रहता है। वो कौन है, बिल क्लिंटन पकड़ा गया है ना, ट्रम्प पकड़ा गया है, तो विश्वास टूट जाता है उधर। उसके बाद भी वो संबंध छोड़ते नहीं। बिल क्लिंटन की पत्नी ने तो नहीं छोड़ा उसको, पकड़ा पकड़ी रही, वो माफी वाफी मांगा और ठीक हो गया। हिलरी है ना उसकी पत्नी का नाम। और कोई हाथ उठाया था? हो गया, somebody, two people had raised their hands। ठीक, इस तो पर भैया और कहीं किसी? हाँ बोलो। पिछले बार में मैं कुछ कुछ और क्वेश्चन था पिछले के पिछले वीक में, तो पूछ सकता हूँ लेकिन वो हाँ डिलीट हाँ, हो जाएगा, बाद में करेंगे लास्ट में तो। नहीं कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई लीनियर तो नहीं है ना। नहीं लेक्चर मतलब दो लेक्चर लीनियर समझदार। होता है, जीना तो स्फेरिकल होता है। हाँ एक्चुअली एक जगह लिखा हुआ था कि 5 पे अपना हिंदी वाले नोट पे 122 नंबर पेज पे कि दो समझदार समझ संपन्न व्यक्तियों के बीच ही न्याय पहचानने में आता है। तो उसमें 1/4 1/2 कुछ तो लिखा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंट होगा। तो दो समझदार समझ संपन्न व्यक्तियों के बीच ही न्याय पहचानने में आता है। मतलब मैं समझ रहा हूं, दो समझदार रहेंगे तभी न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा क्लियर हो रहा है क्या? हाँ ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। तो जब हम बढ़िया। न्याय कह रहे हैं तो जिसको दर्शन में न्याय कहा जा रहा है, ये दो मानव के बीच में जो कांटेक्ट है, जो संबंध है, जो इंटरेक्शन है, इसका संतुलन बिंदु है ना, द बैलेंस पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप, इसको फिर न्याय कह रहे हैं।
सो न्याय इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड नियम, लॉ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित स्वरूप है इंटरेक्शन का, वैसे ही दो मानवों के बीच में जो इंटरेक्शन का निश्चित स्वरूप है, वो जो फुलफिल होता है तब हम बोलेंगे न्याय घटित हुआ। सो इट इज एक्चुअली वेरी टॉल ऑर्डर। उसके पहले क्या होगा? उसके पहले उसका भास होगा या आभास होगा। जैसे अभी हम घरों में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके घर में बहुत झगड़ा झमेला है, लोग लगभग ठीक ठाक ही रहता है, मैं देखता हूँ। तो इसमें यदि देखेंगे तो न्याय का भास तो होता ही है ना। जो अच्छा लगता है, पूरकता लगती है, तो न्याय का भास होता ही है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। नहीं तो आदमी मतलब ही मतलब थोड़ा मतलब बुरा नहीं सोचना है, न्याय का भास आभास तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि समझदार होंगे तभी न्याय कर पाएंगे, अभी भास आभास हो ही रहा है दोनों को तभी। साथ में रखना पड़ेगा। अभी जो जी न्याय का भास हो रहा है उसी को न्याय मान लेंगे तो न्याय समझने के लिए समय ही नहीं देंगे, जी। है ना। हाँ, और यदि ये सोच लूंगा कि मैं अभी कुत्ता बिल्ली हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो डिप्रेशन में चले जाऊंगा, तो भी अध्ययन नहीं हो पाएगा। जैसे जीव हाँ चेतना कहा है, तो मैं अपने आप को बंदर मानो मान लूं, आपको चिंपैंजी मानो मान लूं, तो मैं जीऊंगा कैसे? दर्शन में लिखा है अभी मानव जीव चेतना में जी रहा है ना। तो मैं क्या सोचूं, मैं बिल्ली के साथ जी रहा हूँ। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज पीपल मेक दिस फैलेसी। क्योंकि भाषा से जो इंगित अर्थ है उसको पकड़ना में समय तो लगता ही है, तो हमारी जो एस्टिमेशन है वो गलत भी हो ही सकती है। तो फिर हम सबको नकार देंगे, दुनिया को गाली देंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे कि कोई न्याय नहीं कर पा रहा, सब बेकार है, मैं भी बेकार हूँ, सब मर गए, यहाँ पहुंच जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव। तो कुछ तो बैलेंस है, कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन करेक्ट। उसका स्तर क्या है, उसका आकलन होना आवश्यक है। तो अभी हमारा जो संबंध का पहचान है, क्या ये बहुत कॉन्शियस है, क्या हम सोच समझ के कर रहे हैं क्या? इसको जब अध्ययन करेंगे तो जनरली ये मिलेगा कि नहीं। जैसे परिचय शिविर जब होता है तो एक दो बार मैं पूछा हूँ कि कितने लोगों का विवाह हुआ है। बहुत सारे लोग हाथ ऊपर करते हैं। कितने लोगों को पता है कि उन्होंने क्यों विवाह किया? एक भी हाथ ऊपर नहीं जाता, बड़े मुश्किल से एक आधा हाथ ऊपर जाता है। तो विवाह हम करते नहीं है, विवाह घटित हो जाता है। कोई एक आयु आती है, हमारे आसपास के लोग विवाह करने लगते हैं, घर वाले पूछने लगते हैं, हम भी बोलते चलो करो। अभी जो अरेंज मैरिज का कंटेक्स्ट है, ये जो जिसको लव मैरिज बोलते हैं, लव मैरिज का यही मतलब है कि जो स्नेह वाली जो चीज है, लव तो बड़ा बहुत बड़ा मूल्य है, हम देखेंगे इस दर्शन में। यहाँ पर जो प्रेम का परिभाषा, इसको यदि आप देखेंगे तो नोबडी लव्स एनीबडी, है ना। बट मतलब अभी जिसको हम लव बोलते हैं वो इन्फैचुएशन है, वो इसीलिए वो टूटता है, स्टेबल नहीं है। तो उसमें भी यदि देखेंगे तो शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं टीनेज में। तो दूसरे जेंडर के प्रति कोई एक अट्रैक्शन या कोई रहस्यात्मक चीज हो जाती है, लड़का ऐसा होता है, लड़की ऐसी होती है। वो अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग होता है, भारतीय कल्चर में थोड़ा अलग होता है, ट्रेडिशनल भारतीय कल्चर में थोड़ा अलग होता है, मॉडर्न भारतीय कल्चर में अलग है, मिडिल क्लास भारतीय कल्चर में अलग है, यूरोपियन कल्चर्स में अलग है ना। 13-14 साल की आयु में वहाँ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहना बहुत सामान्य चीज है, उसको बहुत हेल्दी मानते हैं वहां पर। शारीरिक संबंध को भी वहाँ वैध मानते हैं विवाह के पहले। भारत को कंजर्वेटिव सोसाइटी माना जाता है। अभी भी भारत में जो फ्री थिंकर्स हैं, है ना, जिनको लगता है कि देयर शुड बी फ्रीडम टू डू व्हाट एवर यू वांट, है ना, या जो अपने आप को पशु ही मान लेता है ना, मैं सोशल एनिमल हूँ तो फिर एनिमल जैसा करता मैं भी करूंगा। कल्पनाशीलता, जिसको इमेजिनेशन हमने इसके पहले देखा था, देयर आर सो मेनी वेज टू लुक एट थिंग्स, यही कल्पनाशीलता की खूबी है। तो मनुष्य को कल्पनाशीलता प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि वो सच्चाई को समझ पाए, नियम को समझ पाए, धर्म को समझ पाए। वो समझने के पहले या उसके पूर्व में उसका जो भी वो एस्टिमेशन करता है, उसकी मनमानी चलती है, अनेकों उसमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो ये यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये सारा स्नेह और ये सारी चीजें पहली हो जाती है। फिर वो समय भी ऐसा होता है टीनेज का, या 18, 19, 20, 21, हम पेपरों में भी पढ़ते हैं, लड़का लड़की भाग गए, 14 साल के लड़की को लेकर भाग गया। आप उसको पूछिए, पूरा दर्दायित्व करते हुए पूरा निभा रहा होगा। यदि कोई भाग भी नहीं गया घर, अभी जैसे हमारे सामने बहुत सारे एक दो केसेस आए हैं, मेरे साथ के क्लासमेट्स में भी, दोनों एक दूसरे को पसंद किया, पेरेंट्स से विवाह
बातचीत हुआ और घर में उसकी स्वीकृति हुई, विवाह किया, आज खुश हैं दोनों। तो कुछ संबंध निर्वाह हो ही रहा है, कुछ मूल्यों का अनुभव हो ही रहा है ना। देयर इज सम मेजर ऑफ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि हर आदमी पूर्णतया डिसरिस्पेक्ट ही करता है अपने पत्नी को। तो ऐसा यदि होता तो कोई पत्नी, मतलब अभी आजकल के पत्नियां तो कोई नहीं रहने वाली, पहले तो फिर भी झेल लेते थे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम आज के दिन घोर अविश्वास, घोर अपमान, है ना, घोर द्वेष में रह रहे हैं। कहीं कहीं द्वेष होता है हमारा, कहीं कहीं अपमानित कर देते हैं, कई बार लंबे समय तक अपमान रहता है, कई जगह सूक्ष्म रूप में अपमान रहता है। इस आज की प्रॉब्लम क्या है इन मूल्यों में आज के दिन, ये सारे कॉन्टेक्चुअल हैं, मतलब इनकी स्थिरता नहीं है। दे आर नॉट स्टेबल इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड, है ना। तो कई जगह बहुत अधिक प्रेम हो जा रहा है, उसको मोह कहेंगे, फिर सामने वाले की गलती ही नहीं दिख रही। इतना स्नेह हो जा रहा है माँ का बच्चे के प्रति कि उसको बाहर ही नहीं जाना दे रहे, तो माँ बेटे में झगड़ा, बेटी में झगड़ा हो जाता है कि मैं अपना करना चाहती हूँ तो मुझे करने नहीं दे रही हो। सो वी आर ending up over evaluating, under evaluating और not looking at things at all, एक। और दूसरा वो समय के साथ, एंड दे आर कंडीशनल। तो मेरे संतान के प्रति भाव कंडीशनल है, जब तक वो मेरी मानता है, जब तक मेरे अनुसार वो है, जब तक मेरे चित्र के अनुसार वो है, टिल दे आर अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन। मेरे डिजाइन से जब बाहर चले जाते हैं तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता, फिर वो संबंध टूट जाता है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो मेरे पेरेंट्स एक फैमिली फ्रेंड की कहीं विवाह था, तो वहां गए थे, तो बहुत एक्साइटमेंट था घर में। मैंने कहा क्या हो गया, मैं 12th क्लास में था या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था। एक थे मिस्टर मनी थे, और उनकी जो बेटी है वो किसी महाराष्ट्रियन व्यक्ति से प्रेम करके विवाह कर दी। घर वालों ने मना किया, वो नहीं मानी। ये लोग मद्रासी लोग थे, पर्टिकुलर कास्ट के थे, तो कास्ट भी अलग था, भाषा भी अलग थी, स्टेट भी अलग था, सब अलग था। इकोनॉमिक स्टेटस लगभग एक ही था, दोनों मिडिल क्लास थे। सो यू हैव कास्ट, यू हैव लैंग्वेज, यू हैव रिलीजन। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। मेरी आवाज आ रही है अभी भी? हेलो, साउंड ठीक है? बोलो गया। हेलो, लुक्स लाइक आई लॉस्ट ऑल ऑफ यू। एक मिनट, आवाज है? हाँ भैया अभी आ रही है। अब आ रही, अब आ गई? जी भैया। ठीक है। लास्ट लाइन क्या था जो आपको सुनाई दिया? भैया भैया न्याय की बात कर रहे थे हम लोग कि न्याय तभी समझ में आएगा जब दोनों समझदार रहेंगे न्याय का। नहीं वो तो ठीक है, बट मेरा लास्ट लाइन क्या था? अच्छा वो मिस्टर मणि वाली वो कुछ बता रहे थे। हाँ वही महाराष्ट्र वही लड़के मणि के तक आए साथ ना, वही मैं सोचा वो न्याय से कुछ नहीं सुनाई दे रहा आपको, मैं बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्लास, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, तो वो ये हुआ कि वो 16 साल से अपनी बेटी को देखने को मना कर दिया, घर में घुसना मना कर दिया था। बाहर कहीं किसी के विवाह में गए थे तो ये लड़के के पक्ष से गए थे और वो लड़की उनके पक्ष से आए थे, दोनों को नहीं पता था। और उधर मिलन हुआ, तब तक देखे कि उनके पोते पोती हो गए थे और ये मिले ही नहीं थे उनसे, तो उनको बड़ा खराब लगा, रोना धोना हुआ, फिर उसको, है ना, स्वीकार लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, जिस बाल बच्चे को वो बड़ा किए, और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर, उनको ये वाली बात तो अनुभव में रहेगा ही, है ना, कि इट इज कितना एफर्ट जाता है बच्चों को बड़ा करने में, तन से, मन से, धन से, कितना मेहनत करते हैं। और उसके बाद हमारी किसी मान्यता के अनुरूप वो नहीं है, हम पूरा संबंध को एक सेकंड में काटने को तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद पश्चाताप कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो अभी जो हम न्याय, संबंध और दायित्व करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो स्वयं की जो स्थिति है जीवन की, ये रूप गुण तक ही, और क्योंकि हमने शिविर में पहले भी रूप गुण के बारे में बात किया, सो रूप एंड गुण आर बोथ सब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा कोई काम कर रहे हो, है ना, तो मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। जैसे ही आप मेरा कोई काम के नहीं हो या मेरे काम के विपरीत आप चले गए, तो मैं आपको डंप कर देता हूँ, ठीक। तो मेरे में स्नेह एक समय है, दूसरे समय में डंप हो जाता है, द्वेष में चेंज हो जाता है।
तो ये क्या होता है, अभी हमारा न्याय प्रिय से कलर्ड है, हमको जो अच्छा लगता है ये लाभ से कलर्ड, वर्स्ट केस में लाभ से कलर्ड है, उससे कम केस में प्रिय से कलर्ड। सो इफ योर बिहेवियर, योर मान्यता है ना, योर इंटरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू माई प्रिय, देन देर इज न्याय, देन देर इज संबंध एंड ऑल दोस मूल्स, एंड वो अच्छा भी लगेगा, बट उसकी पूरी तृप्ति नहीं मिलेगी और वो किसी समय ब्रेक हो सकता है। सो इट ब्रेक्स इन टाइम, गायब हो सकता है, उसके विपरीत भी हो सकता है। देखिए वो दोनों अंबानी भाई है ना, कोर्ट तक गए, फिर वो माँ को आना पड़ा, और कम भी नहीं था, 50,000 करोड़, पता नहीं 1 लाख करोड़ के बंटवारा को लेकर। अब मैं सोचता हूँ 2-4-5 हजार करोड़ इधर उधर होने से क्या हो जाएगा, खर्च तो कोई नहीं कर पाएगा इतना, वो बेचारा खा भी नहीं सकता, इतने मोटे हो गए थे उनको तो। बहुत वर्ष पहले पेपर में पढ़ा था कि डाइटिंग करना पड़ा छोटे अंबानी को, है ना। आदमी सोचता कमा कर खाऊं, तो कमा तो खा भी नहीं पा रहा है, डायबिटीज हो जा रहा है, जो भी है ना। अब रिसेंटली कोई बोल रहा था कि अब तक जो है बड़ा भाई उसका पीछा नहीं छोड़ा, अब तक उसकी बैंड बजा रहा है पूरा डुबाया टेलीकॉम में, है ना। 2 रिलायंस थे ना, अभी वो जियो आ गया, तो वो द्वेष यहाँ तक जाता है, फिर बदला लेने के भाव में आ जाता है। सो इट इज कॉन्टेक्चुअल। तो रूप गुण क्या है, समय परिस्थिति के साथ बदलता है। शरीर के साथ भी ऐसे ही है, शरीर को जब हम केवल रूप गुण, जैसा भी गर्मी हो गई तो गर्म चीजें नहीं खा सकते। अब हम खीरा ढूंढ रहे हैं ना, इधर बेल का शरबत ढूंढ रहे हैं, पुनः बहुत गर्म हो रहा है, 42 डिग्रीज हो गया, पहले नहीं जाता था इतना गर्म अप्रैल एंड में। तो रिलेटिव है ना, सामयिक है, कंडीशनल है अभी का जो भाव, इसीलिए उसको कह रहे हैं न्याय नहीं। तो दर्शन में जितनी भी भाषा है या परिभाषा है, वो संपूर्णता के साथ ही उसकी डेफिनेशन है। किसी भी चीज को हम डिफाइन करेंगे ना, उसकी कंप्लीटनेस का ही डेफिनेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हलवा हम हलवा कब बोलेंगे, जब हलवा पूरा पक गया, है ना। पकने के पहले उसको हलवा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हलवा बन रहा है, इट्स ऑन इट्स वे। हमने लौकी काट के डाल दी, दूध डाल दिया, शक्कर डाल दिया, तो वो हलवा नहीं कहलाएगा, इट्स ऑन इट्स वे टू बिकम हलवा। इट इज स्टिल लौकी, दिस एंड दैट सेपरेट, इट इज लुकिंग लाइक हलवा बट इट इज नॉट हलवा। इसके बीच में कभी आप चखेंगे, हलवे जैसे लगेगी, तो जो हलवा नहीं खाया है उसको लगेगा यही हलवा है, जिसने पूरा नहीं देखा उसको क्या लगेगा, ये बीच की जो स्टेट है यही हलवा है। जो पूरा खाया वो क्या बोलेगा, ये हलवा नहीं है भैया, ये हलवा का भास। न्याय भी ऐसा ही। ये वाली बात समझ में आती है? जी भैया बहुत बढ़िया। भैया जी, हाँ भैया जैसे इन्फैचुएशन को अभी आपने वर्ड के रूप में रखा, स्नेह नहीं, मतलब आसक्ति जिसे हम बोलेंगे, तो अध्ययन की दृष्टि से इसको कैसे मतलब डिफाइन किया गया है? ये क्या ये वो गलत है? गलत नहीं है। देखिए गलत दो शब्द है दर्शन में, एक है अपराध, दूसरा है गलती। अपराध क्या है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम अपना सही मूल्यांकन कर पाए और लोगों का भी मूल्यांकन कर पाए, क्योंकि फिर वो हमारा 0-1 गेम हो जाता है then या तो जागृत है या कुछ भी नहीं है। वो एक प्रॉब्लमेटिक मान्यता है और सही भी नहीं है मेरे अनुसार। अपराध का मतलब क्या है, परधन, परनारी और परपीड़ा। परनारी, परपुरुष और परपीड़ा। तो उसके भी 3 स्टेज है। एक तो आप खुद ही कर रहे हो, परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा, खुद लगे हो उसमें, है ना। कूटनीति में लगे हो, लोगों को निपटाते हो, टपकाते हो, जो भी करते हो शारीरिक की विधि से। फिर मानसिक विधि से उसको करना, परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा, सोचना पर करना नहीं फिर आप सोचते नहीं हो, करते नहीं हो, बट आपके अंदर उसकी थोड़ी सी स्वीकृति है, तो और कोई कर रहा है, आप उसको अनुमोदन करते हो, अच्छा हो गया, करो करो। इसको हम बोलेंगे अपराध, दिस इज क्राइम। एंड आज के दिन भी देखेंगे यही पनिशेबल बाय लॉ। पूरा इंडियन पिनल कोड को खोलेंगे, आपको या तो परधन मिलेगा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ परधन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परनारी, परपुरुष। जैसे देखिए अभी पेपरों में चल रहा है भाई, मैरिटल रेप का मतलब क्या है, इसको लेकर कोर्ट में बहस हो रहा है, लोग इसको लेकर जज के पास पहुंच रहे हैं, और जज बेचारा क्या बोलेगा भाई। आप सोचिए कितना कठिन है एक जज के लिए।
एक पति और पत्नी आके बोलते मैरिटल रेप हो गया, वो जज उसमें कैसे जजमेंट देगा भाई? तुम जानो तुम्हारा संबंध शारीरिक, बट वी डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। तो ये पर नारी पर पुरुष में इनफिडेलिटी यदि है तो डाइवोर्स ग्रांट कर देता कोर्ट, है ना, फिर उसको वो भी देना पड़ता है मेंटेनेंस। या परपीड़ा, तो परपीड़ा कभी, है ना, तो मेंटल डिफेमेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, एक्चुअल चोरी होता है, चोरी के लिए प्लानिंग होता है, मर्डर होता है, मर्डर की प्लानिंग होती है, फिर मर्डर के ग्रेड है, कोल्ड ब्लड, हॉट ब्लड मर्डर, प्रीमीडिएटेड मर्डर, पोस्ट मीडिएटेड मर्डर, एक्सीडेंटल मर्डर। जानबूझ के किसी को आपने रोड में उड़ा दी, अनजाने में उड़ा दी परंतु गलती उसकी थी, बड़ा मुश्किल। ये सब क्राइम। मैं समझता हूँ जो लोग दर्शन के पास आते हैं जनरली इतने सर पे नहीं रहते, नहीं तो दर्शन सुन ही नहीं सकते, उनको ये पचेगा ही नहीं। बाकी होता है गलती, तो हम किसी संबंध को पहचान नहीं पा रहे हैं, आधे अधूरे में पहचान लिए, हमने कुछ ऊपर बोल दिया, नीचे बोल दिया, उससे मानसिक रूप से, भाव रूप में घायल होता आदमी, है ना। ये क्राइम नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्राइड इन कोर्ट, है ना। माय ब्रदर कांट गो टू कोर्ट सेइंग माय, मेरा छोटा भाई है मान लो, ही कैन नॉट गो टू कोर्ट सेइंग माय एल्डर ब्रदर डजंट टॉक प्रॉपर्ली विद मी, तो कोर्ट विल सेंड हिम होम, बोला भैया तुम निपटो, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। He can't go to the police. You can't lodge a criminal complaint unless you prove that I have harassed you and उसके कारण तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई। ये जो है भाव के रूप में तृप्ति की स्टेज, है ना। तो जब हम अध्ययन भी करते हैं, जो सर्वप्रथम चीज हमारा हाथ में लगता है वो है चरित्र। अध्ययन और अभ्यास में हम आगे देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्वनन स्वनारी स्वपुरुष दयापुर कार्य व्यवहार में हम जी पाते हैं। उसके बाद होता है या आता है या उसके साथ या बाद संबंधों को पहचान कर मूल्यों को निर्वाह। संबंध पहचानने में फिर मन में 6 आवेश लिखे हैं मन के स्तर पे। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स मन के स्टेज में, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स वृत्ति के स्टेज में मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स चित्त के स्टेज में मिलेंगे, और कुछ शॉर्टकमिंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुद्धि के स्टेज में मिलेगा। ये दर्शन में हम आगे अध्ययन करेंगे विस्तार रूप से। तो मन के स्टेज में जो शॉर्टकमिंग है, कट ही गया, कहाँ तक गया था? मेरे को तो बाहर ही कर दिया उसने। आवाज ठीक है? हाँ आवाज आ जी रही है भैया, भैया पर पीड़ा पर बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं लास्ट लाइन क्या था ये तो पता नहीं कब मेरे को भाई, ये अच्छे से बात नहीं करता। हाँ, तो इसको लेकर, अच्छा, तो इसको लेकर वो माने पुलिस के पास नहीं जा सकता है कि मेरा भाई मेरे से अच्छे से बात, ये भाव की तृप्ति की प्रॉब्लम है ना। वो जज खुद बोलेगा यार मेरा भाई मेरे से ठीक से बात नहीं करता, इसके लिए क्या करें, तुम जाओ अपने घर। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट अ सोशल क्राइम। तो हमारी जो गलतियां हैं वो संबंधों में है, या तो हम अधिमूल्यन कर रहे हैं संबंधों का, तो मोह का मतलब है अधिमूल्यन, इनफैचुएशन, सामने वाले की गलती हमको दिख नहीं रही है ना। तो ये गलतियां हमारे जीवन में ही है, मन के स्तर पे कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग है, वृत्ति में कुछ कमियां हैं, चित्त में कुछ कमियां हैं, बुद्धि में कुछ कमी है। इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ये मोह जो है ये मन के स्तर की एक शॉर्टकमिंग है, एक कमी। तो जब तक मोह रहता है उस व्यक्ति को, जब जब तक उस व्यक्ति को वो मोह स्वीकार होता है, उसको अच्छा लगता है। किसी दिन उसको लगेगा कि ये मेरे को जीने नहीं दे रहा, बिकॉज मोह में क्या करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉदरिंग। आप उसको इतना वो सब उसके ऊपर लाद देते हो कि उसको अपने गलती का एहसास ही नहीं होता है। फिर किसी दिन वो अपने मन का करना चाहता है, हमारा मोह उसको करने नहीं देता है। तो ये संबंधों में अतृप्ति का कारण बनता है, इसको हम गलती कहेंगे। ये यूजुअली अनजाने में होता है। जैसे एक ही घर में मान लीजिए 2 बच्चे, 4 बच्चे, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। अब ये दादा दादी या नाना नानी को एक बच्चा अधिक प्रिय लगता है, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो उसके जैसे दिखता है, उसका चेहरा उसके जैसा है ना, या उस बच्चे के साथ कुछ दुर्घटना घटित हो गई इसलिए उसके प्रति अधिक प्रेम हो जाता है उसको। अभी बोलते हैं अभी के भाषा में अधिक प्रेम। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बाकी बच्चों को थोड़े दिन के बाद दिखने लगता है कि दादा या नानी या पिता या माता इसको ज्यादा प्रेम करते हैं, है ना।
मेरी बात कम मानते हैं, मुझे अधिक डांटते हैं, उसी चीज के लिए इस बच्चे को नहीं डांटते, वो बच्चा अन्याय का अनुभव करता है। फिर कई बार इससे वो घायल भी हो सकता है, कई बार इससे झगड़ा भी होता है। ये सब होता ही है ना हमारे घरों में, अभी जैसा आदमी है होते रहता है ये सब। इससे बच्चे घायल होते हैं, बड़े घायल होते हैं, इसीलिए इसका प्रॉब्लम है। सो मोह क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय में ये कोई ना कोई दिक्कत करेगा, या आपको करेगा, या उसको करेगा, या किसी तीसरे को करेगा, तो ये फिर न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। ठीक है दीदी, जो पूछे कि इसमें और कुछ, फिर गई क्या आवाज? नहीं भैया, हाँ आ रही है जी भैया। आ गई आवाज और बात क्लियर हो गई भैया जी। मुझे एक बात और मेरे मन में इसी प्रश्न से जुड़ी हुई है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने किसी पर्सन को भव के रूप में स्वीकारा है और कोई माना हुआ है, तो वहां स्नेह ना हो, ये मानने का जो भाव है ये हमारी पीड़ा कारण बन रहा हो। हाँ, हो ही सकता है। यही है ना कि वो हमारी जो मान्यता है, कई बार कई वर्षों में जाके पता चलता है। ये जो मूल्यांकन है, इसी को फिर आगे जाके विवेक कहेंगे, है ना। तो स्थूल रूप से ये कभी हाथ लगता है, सूक्ष्म रूप से इसको कर पाने में समय लगता है, काफी अध्ययन लगता है उसमें। परंतु ये भी है कि भाई, स्नेह होने में कोई, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। यदि आप स्नेह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्नेह का मतलब मित्र भाव है ना। तो स्नेह का शिष्ट मूल्य लिखा है दर्शन में, निष्ठा, मतलब उस संबंध में निष्ठा है। तो मेरा आपके प्रति स्नेह है, मैं आपके साथ संबंध को स्वीकारा हूं, और मेरा उस संबंध में यदि निष्ठा है, और मैं अपने ओर से हर समय सही कर रहा हूँ, ये मेरे सुख का कारण, मेरी तृप्ति का कारण बनता है। उसको आप स्वीकारें नहीं स्वीकारें, यदि आप स्वीकारते हैं तो उभय तृप्ति होगी, उससे मुझे और अच्छा लगेगा। परंतु आप यदि नहीं स्वीकार रहे हो और मैं ही उसमें बना हुआ हूं, तो एक पक्षीय तृप्ति रहेगी। कम से कम मेरी डिसअपॉइंटमेंट से तो मैं बचूंगा, या द्वेष से तो बचूंगा। जैसे सामान्य रूप से देखिए, मुझे कई वर्ष हो गए, 10-12 वर्ष हो गए किसी परिचय शिविर में बैठे, या अधिक हो गया होगा। बट मुझे याद है प्रारंभिक क्रम में, जैसे 2004 और 7 के बीच में मैं परिचय शिविर जाता था, 3 साल। मुझे लगता है 7 या 8 के बाद मैं स्वयं किसी के परिचय शिविर में बैठा नहीं, जीवन विद्या शिविर जिसको बोलते हैं। उसमें सामान्य रूप में आप देखिए, मैं भी उसको अनुभव किया हूँ खुद भी, क्योंकि जिसको अभी प्रबोधक बोलते हैं, है ना, जो परिचय शिविर को संबोधित करते हैं, उसको मैंने भी किया है, अभी भी कर ही रहा हूँ। हालांकि एक वाला इजी है, क्योंकि नोबडी कैन कंटेस्ट मी, है ना। जूम पे एक सुविधा है, स्मूथ गोइंग है ये शिविर। तो कई बार ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं शिविर में, वो बोलने नहीं देते प्रबोधक को, ऊट पटांग बोलेंगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे। वो प्रबोधक को कम से कम उतने 7 दिनों के लिए उस क्लासरूम में तो अपने पक्ष को बना के रखना पड़ता है, उसको धैर्य पूर्वक प्रस्तुत होना पड़ता है, उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। कई बार लोग वो भी करते हैं ना, शैतानी बोलते हैं, आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर वर्ड, शैतान थोड़ा ज्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, नॉट डेविल लाइक। शरारती करते हैं, तंग करेंगे, है ना, उटपटांग प्रश्न पूछेंगे, बोलने नहीं देंगे। ऐसा बहुत हुआ है, मैं देखा हूँ। तो उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं रहता कि आप उसको चिल्लाए बोले तुम बेवकूफ, यहाँ से मत जाओ। यदि इसके पूर्व में हमने जो संबंध पर बात की, यदि उस व्यक्ति का कम से कम उन 7 दिन, और वो 6 घंटे के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कॉन्टेक्चुअल, उस व्यक्ति के मूल चाहना पर यदि उसकी दृढ़ विश्वास बनी हुई है, और उस व्यक्ति का एक मानव के रूप में, जागृति क्रम में एक इकाई के रूप में जो सुनना समझना चाहता है, भले ही वो नहीं जानता हो, इस पर विश्वास यदि बना हुआ है, तो उसको सही के ओर उत्तर देने के लिए वो बाध्य है, उस बाध्यता के साथ खड़ा है, इसीलिए इतना मेहनत करता है ना। अच्छा, इस दर्शन की ये खूबी है कि अभी तक, एंड होपफुली इन फ्यूचर ऑल्सो, जीवन विद्या संबोधित करने वाला एक भी आदमी एक पैसा लेता नहीं, तो उसमें व्यवसाय का कोई संबंध नहीं।
है ना। ऐसे नहीं कि आपने शिविर में कम पैसे दिए तो मैं आपको गलत उत्तर दूंगा या उत्तर नहीं दूंगा, राइट। ये तो होता नहीं। आप सभी लोग, मुझे लगता है सभी लोग परीक्षा शिविर है ना अटेंड किए ही हैं, ये हो सकता है आपका पहले वाला हो। बट यदि मेरे आपके बीच पैसे का संबंध होता तो उसने 5,000 रुपए दिए तो मैं उसके साथ स्नेह करूं, ऐसा तो होगा नहीं ना। और आपने 2,000 दिए तो मैं आपके साथ कम स्नेह को, उसने 100 रुपए दिए तो उसको गलत उत्तर दूं या कम उत्तर दूं, ऐसा तो होता नहीं। तो हमारी ओर से अनकंडीशनल स्नेह बने रहने में प्रॉब्लम नहीं है यदि स्नेह है तो। हाँ, वो अपेक्षा जब हो जाता है हमारे में कि वो भी स्नेह करे और उसको संबंध दिख नहीं रहा, तब प्रॉब्लम आती है। तो भाव संपन्न होने में, भाव को व्यक्त करने में देयर इज नो लॉस। एंड आइडियल स्टेट ये है कि ये अनकंडीशनल हो जाए। प्रॉब्लम कब है? मेरे में है और मैं सामने वाले से भी अपेक्षा करता हूँ और वो व्यक्ति उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता है, भले ही मेरी अपेक्षा सही हो, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्योंकि मेरा कलर हो सकता है, जब जैसे हम देख सकते हैं कल्पनाशीलता है मनुष्य में, तो इमेजिनेटिव हो सकता है मेरा, हो सकता है गलत ही हो अपेक्षा, हो सकता है रेड द सिचुएशन टोटली रॉन्ग। कई बार उस सिचुएशन में हमको समझ में भी नहीं आता, काफी आगे जाके समझ में आता है। तो मेरी अपेक्षा बन जाती है, वो सामने से आता नहीं, फिर मुझे खराब लगता है कि मैंने इतना स्नेह किया और वो नहीं दे रहा है। या तो खराब लगता है या मैं फिर विरोध में चले जाता हूँ, गाली देता हूँ उसी आदमी को कि हमने इसको इतना सम्मान दिया। ये दर्शन के क्रम में कई बार होता है। एक कॉमन घटना क्या घटित होती है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब हम इस प्रकार के वस्तु के संपर्क में आते हैं, मान लीजिए जीवन विद्या, कोई भी दर्शन, है ना, यूजुअली इट विल बी समथिंग जो आपने नहीं सोचा और आपके लिए एकदम वाह वाह हो गया, बहुत बड़ा हो। तो मैंने खुद भी ये देखा है कि जो संबोधन करने वाला व्यक्ति है उसका हम बहुत अधिमूल्यन कर देते हैं, है ना। आप मेरा अधिमूल्यन करोगे, ये एक सहज प्रक्रिया है, ये होगा। कोई कम करेगा, कोई अधिक करेगा, अधिमूल्यन होगा। तो आप अपनी ओर से बहुत सारी अपेक्षा रखोगे कि ये कुछ भी कर सकता है, ये सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, ऐसी अपेक्षा हो जाती है। उससे जो संबोधन कर रहा है व्यक्ति, उसको बचना पड़ता है। उसका स्वमूल्यांकन यदि सही है, उसको पता है कि मेरी यहाँ तक प्रगति हुई है, यहाँ तक नहीं हुई है, इतने को मैं बता सकता हूँ परंतु जी नहीं सकता, इतने को इतना जी पा रहा हूँ, इतने को नहीं जी पा रहा हूँ, इतने तक यहाँ, इतने का यहाँ तक का ज्ञान हुआ, इतने का यहाँ तक का ज्ञान नहीं हुआ, है ना। हमने देखा भी कि समझ का मतलब है भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति। सारे वस्तुओं का ऐसा होता है, अनुभव एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता, है ना। प्रतीति तक अलग अलग वस्तुओं का प्रतीति हो सकता है, आभास हो सकता है, भास हो सकता है। किसी दिन फिर हमने ही किसी का अधिमूल्यन किया, है ना, ओवर एस्टिमेशन कर ली। किसी दिन वी सी दैट पर्सन इन पोअर लाइट, या वो व्यक्ति ही हमारे से, जैसे आप मान लीजिए मेरे को गुरु मान लेते हो और मैं धीरे धीरे इस मान्यता में आ जाता हूँ कि मैं गुरु हूँ, है ना, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट ऑफ सक्सेस। बढ़िया, मैं परिचय शिविर ले रहा हूँ, बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब वाहवाही हो रही है। फिर किसी दिन मेरा आपके साथ गुरु जैसा व्यवहार हो जाएगा। टिल देन यू हैव आल्सो ग्रोन अप, है ना, आपने भी अध्ययन कर लिया, सोच लिया, आपकी भी आयु हो गई। तो आपको लगेगा ये इतना भी बड़ा नहीं है, इतना बड़ा क्यों बन रहा है। बट एट द बिगिनिंग आप ही ने मेरा अधिमूल्यन किया था, उस अधिमूल्यन में मैं खुद फंस गया। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो सही मूल्यांकन, न्याय का मतलब है कि मध्यस्थ होना। दर्शन का नाम ही है मध्यस्थ दर्शन। तो गुणों में हम देखेंगे 3 गुण है, एक सम गुण है, एक विषम गुण है, एक मध्यस्थ गुण। हमारी स्टेबल स्टेट ऑफ बीइंग इज द सम, मध्यस्थ गुण, मध्यस्थ गति, मध्यस्थ बल। सम भी प्रॉब्लम है, विषम भी प्रॉब्लम है, अधिमूल्यन भी प्रॉब्लम है, अवमूल्यन भी प्रॉब्लम, और निर्मूल्यन नहीं देख पाना भी एक अलग प्रॉब्लम। व्यवहार में इसको कर पाना टेक्स टाइम। इसकी थियोरी समझना एक चीज है, बट टू बी एबल टू अप्लाई इट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे अभ्यास का फल। हो सकता है जी कोई भैया। जल्दी कर ले, है ना, हो सकता है किसी को समय लगे, बट बिना अध्ययन के, बिना हमारे प्रयत्न के, बिना मूल्यांकन के ये नहीं होता है।
बिल्कुल भैया जी, आपकी बात मुझ तक पहुँच गई है और उसमें भी जो आपने इन्फ्लक्चुएशन की जो परिभाषा दी, वो बहुत गहरे से पहुँची। भैया जी, एक बात और रखूँगी, उसमें आप मुझे गाइड करिएगा। जैसे मैं जितना भी जीवन को समझ पा रही हूँ, मुझे एक बात बहुत गहरे से पहुँच रही है कि हम कितनी भी शिकायतें कर लें और कितना भी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया या इधर से गलती है, उधर से, मूल में मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सारा काम जो जीवन का जो क्रिया है, जैसे अभी आपने बोला भी कि जो आपको प्रॉब्लम है, वो मन में कोई कमी है, तो जो जीवन की क्रिया है, उसको पूर्णता तक पहुँचाना है, वो आत्मा तक पहुँचाना है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो भैया जी, जैसे मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि इस प्रक्रिया के लिए बहुत ही लंबा वक़्त लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो भैया जी, आप मुझे हल्का-सा ये गाइड कर दीजिए कि मैं कितना अपना इनपुट दूँ उसमें, जिससे कि रिज़ल्ट बहुत बेहतर आए। हालाँकि मैं अभी 2 दिन दिन से कम टाइम दे रही हूँ, वैसे तो मैं हर वक़्त यही पढ़ रही हूँ, इवन मेरे को सपने भी इसी के आते हैं आजकल। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक गलती जो हो रही है वो रुकेगी नहीं, तो मुझे मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पूर्णता को पाना है। जीवन की जो क्रिया पूरी चलती है, वो मन से आत्मा तक, वो मुझको पूरा समझना है और प्रमाणित भी करना है उसको। तो वो थोड़ा आप मुझे हेल्प कर दें, क्योंकि वो वापस से गलती अभी भी हो ही रही है। कि मैं हेल्प आपको उतने कर पाऊंगा जितना मैं पाया हूँ। ये एक बहुत लंबी चीज है आपने जो कहा, बट इसको संक्षेप में मैं बोल देता हूँ। और इसके कुछ अ, मैंने कुछ रीडिंग मटेरियल है, कुछ वीडियोस हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसे ही लेक्चर सीरीज एक है जो बहुत पहले लिया था, और भी लोगों ने लिया होगा। मुझे एक मैंने जो लिया था वो मेरे स्मरण में है, उसका लिंक है, मैं भेज दूंगा इस ग्रुप पे। अ, ये एक तो जल्दबाजी वाली काम नहीं है ना। एक बहुत बड़ी एक चीज हम समझ लें, ये एग्जाम जैसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पास होना, इसमें जल्दी में कुछ होता है। एक इसमें संतुलित विधि से चलना पड़ता है। तो हम, मेरे अनुसार हम, जैसे हम आप 3 जीवन जीते हैं, इन तीनों जीवनों का संतुलन लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है किसी समय में हम एक आयाम में अधिक समय दे। एक है विद्यार्थी का जीवन, हम समझना चाहते हैं, हमारे में जिज्ञासा है, हम पूर्ण होना चाहते हैं, हमारे में अपने में जो कमियां हैं उसको पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आपका जितना मन लगे, जितना समय आप दे सकते हैं, उतना आप दें, पढ़ने में, सोचने में, समझने में। ये विद्यार्थी का जीवन है ना। तो हर मानव एक विद्यार्थी है। कब तक? जब तक वो पूर्णता को पा न ले। तो गठन पूर्णता, एक पूर्णता, एक हम अध्ययन करेंगे आगे, एक थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ। फिर एक दूसरी पूर्णता, उसका नाम है क्रिया पूर्णता। तीसरे पूर्णता का नाम है आचरण। तो सर्वप्रथम मेरे सामने है क्रिया पूर्णता, है ना। तो मेरी में ही जीवन शक्तियां जो अभी सक्रिय नहीं है, और मेरे में जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, शिविर करता हूँ, जाता हूँ, है ना। ऐसे ऑनलाइन शिविरों को देखता हूँ। ये एक चलती रहेगी। जब आपका मन करे आप 8 घंटा दे सकते हो तो 8 घंटा दो। यदि मन करे और समय हो तो कम करना है तो कम कर दीजिए। ये आपके ऊपर, आपकी जिज्ञासा परिस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा एक जीवन हम जीते। अच्छा, ये जो विद्यार्थी का जीवन है, परिवार और समाज हमको इसके लिए समय देता है। 20, 22, 23, 25 वर्ष की आयु तक, बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड और लेटर से 10, 10 तक हम कुछ अध्ययन करेंगे, मुझे नहीं लगता है। ऐसे टाइम पास है बच्चों का, 10 की आयु तक जो भी करते हैं, 8 की आयु कम से कम। ट्रेडिशनली भी जो विद्या है ये 8 वर्ष की आयु या 9 वर्ष की आयु में ही दी जाती है, वहीं से शुरू होता है, प्रारंभ होता है। तो वी गॉट 20 ईयर्स और 16 ईयर्स, है ना। उसमें पूरा नहीं हुआ तो अभी हमको वो कंटिन्यू करना है। इसमें क्या होता है, एडल्टहुड में आने के बाद गृहस्थी भी सामने आ जाती है। तो पूरा व्यवहार, संबंध, उसकी जिम्मेदारियां सब सामने रहती है। तो इसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अध्ययन के साथ, यदि फर्स्ट वाले को, विद्यार्थी वाले पार्ट को यदि हम अध्ययन माने, तो सेकंड को अभ्यास मान सकते हैं, टू मेक थिंग्स सिंपल, है ना। अभी के लिए, बाद में हम देखेंगे अध्ययन अभ्यास को और पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। तीसरा है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में 2 पक्ष है। एक पैसा कमाना, है ना, आज के दिन काम करना, पैसा कमाना। और उसका एक और पक्ष है जो ऐसा काम है जिसका पैसा नहीं आता है, जैसे घर में झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, भोजन बनाया, है ना, आपने चीजों को, कपड़ा धोया, गाड़ी को धोई, गाड़ी को रिपेयर मेंटेनेंस किया। इसका कोई पैसा आपको देता नहीं, बट ये भी परिवार में जीने का एक भाग है। तो सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों का संतुलन लेकर चलना पड़ता है। आपकी आयु, परिस्थिति, है ना, आपके परिवार, उसमें परिस्थिति, उसके कारण ये तीनों में बैलेंस बदलता रहेगा।
कभी आपने अध्ययन फर्स्ट वाला विद्यार्थी वाला जीवन बड़ा हो गया, हो सकता है सैटरडे संडे आपका बढ़ गया हो, मंडे टू फ्राइडे व्यवहार और व्यवसाय वाला बढ़े। सबका अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन होगा। जैसा मैं अपना देखता हूँ तो मैंने पैसा कमाना व्यवसायिक जीवन को 12 वर्ष पहले छोड़ दिया। मेरी मानसिकता ऐसे थी, कुछ परिस्थितियां भी थी, कुछ अनुकूलता था, जो भी था मैं छोड़ दिया। तो मैं अधिकांश समय विद्यार्थी वाले जीवन में रहा। फिर मेरा विवाह हुआ, हमारा संतान भी हुआ, है ना। अब मैं 44 का हूँ, मेरी बेटी बहुत छोटी, 6 साढ़े 6 वर्ष की। अब गृहस्थ और व्यवसायिक वाले जीवन में मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आई कैन नॉट से पूरे दिन में बैठ के पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा। और चौथा जीवन होता है समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, समाज में हमारी कुछ उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए हम कुछ करते हैं, है ना। इसको समाज व्यवस्था में भागीदारी नाम दे सकते हैं। सेकंड वाले का नाम क्या है? परिवार व्यवस्था में भागीदारी। तीसरे जीवन का नाम क्या है? उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी या आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी। चौथा क्या है? समाज व्यवस्था में भागीदारी। जैसे मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूँ? समाज व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, है ना। तो मैं जो फर्स्ट विद्यार्थी के जीवन में जो समझा, जो मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा, जो व्यवसायिक जीवन में सोचा, उसके साथ में समाज में प्रस्तुत हो रहा हूँ आपके साथ। कोई भी जीवन विद्या प्रबोधन कार्य करता है, पढ़ाता है, लिखता है, कुछ भी करता है ना, वो यही कर रहा है। ये चार में से कौन से में कितने समय में आपका कितना मन है और कितने की संभावना है, चारों को करना पड़ेगा। ठीक, इसमें जल्दी में कुछ नहीं होता है। मैं ये सोच लूं कि जल्दी में आप लोग सब समझ जाए, जल्दी में सबका जीवन निर्देश शिविर हो जाए, ये भी एक भ्रमित इच्छा ही है। क्योंकि आप उसी मैंने क्रम से समझेंगे, उसी गति से समझेंगे जितनी आपकी आवश्यकता और जितनी संभावना है। मैं कैसे सोच लूं कि आप 10 दिन में समझ, जी भैया। वैसे ही मैं कैसे सोच लूं कि मेरा भाई के साथ मेरा संबंध 2 दिन में ठीक हो जाए। ठीक, मैं कैसे समझ लूं कि मेरा विद्यार्थी का जीवन 10 दिन में ठीक हो जाए या 2 साल में मैं पूरा समझ। नहीं, ये चारों को हम प्रयत्न करते रहते हैं। हमारी पात्रता और योग्यता के अनुसार इसमें क्रमिक विकास होते रहता है। ठीक है जी जी भैया जी। जैसे मैं एक लाइन मैंने पढ़ी थी, तो ये लिखा हुआ था उसमें कि बाबा जी ने कि आप जिसको प्राथमिकता देंगे अपने जीवन में, अगर आपने अध्ययन को प्राथमिकता पर रखा तो आप उतनी जल्दी समझेंगे। तो उस रेफरेंस से था। और दूसरा ये भी कि जैसे हम सुनते भी हैं कि आप 2 घंटा 3 घंटा था कि आपकी आवाज फेड हो रही है, मेरे सारी यहाँ बात मुझ प्रॉब्लम। तक पहुंच गई है। बाकी हेलो लोगों की इनकी आवाज आ रही है, जो बोल रहे हैं उनकी आवाज फेड हो गई है। ब्रेक हो हेलो रहा है भैया, ब्रेक हाँ हो रहा ठीक है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक, बोलिए बोलिए। हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए। भैया जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। हाँ हाँ। तो भैया जी उसमें ये था ना कि आप 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं 7 से 8 घंटा दे पाऊँ, मैं दे पाऊंगी इतना, जैसा मेरा रूटीन है, मैं अपना स्टडीज को भी कंटिन्यू कर पाऊंगी। और जो भी जैसा आपने कहा समाज में भी काम करना है, तो जो भी अपने लेवल पर करते हुए, और भी जैसे परिवार में भी आर्थिक रूप से आपको मददगार होना है, और वो घर के लिए भी जो आपने बताया, और पैसे के रूप में भी। तो ये सभी चीजों में संतुलन करते हुए मैं इसके नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाते हुए, और फिर अगर मैं मेहनत करूंगी तो शायद जल्दी कोई परिणाम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ठीक है ना, बिल्कुल। आपको अभी जितना जिज्ञासा है, जितने तीव्रता के साथ आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको बिल्कुल करना चाहिए आपको। मैं भी वही कर रहा हूँ। ये मेरा 13th ईयर फुल टाइम है, एंड 15 मतलब मेरी पहले के 3 तो 14 वर्ष हो गए मुझे, है ना। मेरा भी ऐसा ही है, उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, पहले से अधिक स्पष्टता बनी, है ना। कई जगह मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन कई जगह नहीं हुआ है, उस पर मेरा ध्यान है। तो अध्ययन का एक भाग है शास्त्र अध्ययन। अध्ययन का ये मतलब नहीं, तो शुरुआत में अध्ययन का मतलब है जो लिखा हुआ है उसको समझना, है ना। उसके बाद अध्ययन और अभ्यास दोनों करना पड़ता है। तो जो पढ़ के सोचे हैं, बस नहीं क्लास है। तो अध्ययन का एक पक्ष है शास्त्र अध्ययन, शास्त्र अभ्यास, ठीक है ना। दूसरा पक्ष है व्यवहार अभ्यास, वो भी अध्ययन का ही भाग है। तो हम केवल पुस्तकों के साथ रहेंगे और अध्ययन पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अध्ययन का एक भाग 1 आर्म ऑफ अध्ययन विल बी, उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे। पर उसको सोचना भी पड़ेगा,
उसके निष्कर्ष भी निकालने पड़ेंगे, और ये निष्कर्ष बिना जिए नहीं आएगा। तो जीने के लिए व्यवहार, व्यवसाय एंड जितना हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है कि समाज के लिए आपको कुछ करना है। जैसे मैं ये सत्र ले रहा हूँ आपके साथ, तो ये कोई कंपल्शन नहीं है, मैं अपने मन से सोचा सैटरडे संडे वैसे भी खाली बैठा हूँ, लोग भी खाली बैठे हैं, इसका कुछ उपयोग किया जाए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे तृप्ति होती है। जब 7:30 बजे मैं साइन ऑफ करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है 2 घंटे बाद, है ना। भैया एक बात पूछूं इससे से रिलेटेड? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं इसी से, जैसे अभी जो बहन बात पूछ रही थी, मैं भी बिल्कुल अभी 3 महीने से जुड़ी हूँ इस पे, और अभी 3-4 महीने में मैंने काफी मेहनत करके 3-4 कैंप भी किए। पालीताना गई, अभी 2 कैंप वहां किए, फिर अहमदाबाद में पाठक साहब का किया। और मैं आपसे ये अभी जब मैं पढ़ रही हूँ खुद अपनी तरफ से काफी 4-5 घंटे पढ़ती हूँ, मेरा तो बैकग्राउंड इस टीचिंग में रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने एक जगह पे ये पढ़ा था अभी थोड़े दिनों पहले ही, वो मुझे समझ में नहीं आया कि जो अध्ययन है और पठन है उसको जागृति से जोड़ा है, कि वो बात मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही कि अध्ययन को अपन जागृति से कैसे जोड़ेंगे। अभी आपने बोला था कि अध्ययन के बाद व्यवहार, वो सब तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, कि when we study after that we have to put into practice, वो implementation जो होता है, जो आपने भी अभी भी बताया था। But how come that study को इससे जागृति से डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं अपन? अध्ययन का फलन है जागृति, या हम तब बोलेंगे अध्ययन हुआ जब जागृति हुई। जागृति का मतलब है कि वस्तुओं के नियम, वस्तु का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को समझ पाना। तो ऐसा नहीं है हम अभी हमको कोई जागृति नहीं है, कम से कम हम इस बात के प्रति तो जागृत हुए कि हमको जागृत होना है ना। फिर किन वस्तुओं की जागृति होनी है उसको हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं। तो व्यवहार के प्रति भी जागृत होना है, व्यवसाय आरंभ के प्रति भी जागृत होना है, हमारे अंदर जो क्रियाएं हो रही है इसके प्रति भी जागृत होना है। तो अध्ययन का पहला भाग है थियोरेटिकल स्टडी, उसमें भाषा, शब्द, तर्क बनते हैं, ये प्रारंभिक चरण है। इसके बाद ये भाषा, तर्क के जो इंगित जो वस्तु है उसको पहचानना पड़ता है, ये अध्ययन का एक सेकंड चरण है। वो वस्तु पहचान में आ गई तो हम बोलेंगे मेरा अध्ययन सफल हुआ, वो जागृति कहलाएगा। तीसरा चीज जागृति कहलाएगा। जैसे इसको प्रयोग विधि से, एक प्रयोग विधि से लेंगे, एक आदमी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता है तो पढ़ने को वो इंजीनियरिंग बोलेगा क्या? हाँ, बट क्या वो सिविल इंजीनियर बन गया? नहीं। तो यदि सिविल इंजीनियरिंग बनने को यदि हम उपलब्धि या जागृति बोलेंगे, he has not awakened to civil engineering yet, he is in the process of awakening to civil engineering। तो केवल थियरी पढ़ना पर्याप्त नहीं है, वो थियरी को पढ़ ले और बोल दे सिविल इंजीनियरिंग को, इससे वो सिविल इंजीनियरिंग बनता नहीं, उसको समझना पड़ता है ना। You have to apply yourself, understand the laws, understand the equation, understand the mathematics behind it. Then he has to also practice it, he has to learn how to build a building, उसमें practical difficulties क्या आती है वो अभ्यास भी करना पड़ता है। He takes his theory into practice, so he takes the theory, he tries to get conclusions from that theory, he takes those conclusions to practice, then he comes back to the theory। ये उसका एक चक्रीय क्रम रहता है। फिर किसी दिन वो बोलता है कि मैं सिविल इंजीनियर समझता हूँ और मैं बिल्डिंग बनाया, तब हम बोलते हैं ये अच्छा सिविल इंजीनियर बना। जिस दिन वो पास आउट हुआ उसके पास कागज होता है सिविल इंजीनियरिंग का, कोई बिल्डिंग नहीं बनवाता उससे, है ना। जस्ट लाइक यू विल नॉट गेट ऑपरेटेड बाय समबडी हु पास्ड आउट यस्टरडे, यू विल से नो आई वांट एन एक्सपीरियंस सर्जन। मेडिसिन में भी ऐसा ही है। हाँ, यही समझ में आया था मेरे को भी कि केवल अध्ययन इटसेल्फ इज नॉट जागृति डेफिनेट, उसको बाद में उसका व्यवहार और उसको प्रैक्टिकल, उसको डेली लाइफ में उतारना ही जागृति का क्रम होना चाहिए। अगर कह रहे हैं कि अध्ययन से तो समझ में आता, पर अध्ययन में जागृति होती है, थोड़ा सा सेंटेंस में कंफ्यूजन था मेरे को। अध्ययन से जागृति होती है, अध्ययन का एक पार्ट है पढ़ना, सोचना, है ना, उसका दूसरा पार्ट है समझना, तीसरा पार्ट है जीना। ये सब मिलके जो कुछ समझ में आता है वो फिर अध्ययन कहलाएगा, वो जागृति। अभी हम पढ़ने को अध्ययन मानते हैं, वो अध्ययन का प्रथम चरण है, उसका नाम है पठन, रीडिंग। राइट। जैसे इंग्लिश लिटरेचर समझना है तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज। हम अभी अध्ययन के उस स्टेज में हैं, अभी इंग्लिश लिटरेचर हमको समझ में नहीं आया है। फिर किसी दिन हमको कविता भी लिखना आएगा,
वो जागृति। थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच। ओके, और कुछ लोग ये हैंड रेस किए थे, आप लोगों का इसी क्रम में पूरा हो गया कि और कुछ करना है? भैया न्याय सुरक्षा में एक हमारे पहले क्वेरी था हम पढ़ते समय कि आज मात्र संरक्षण की बात कर रहे हैं जबकि पशु भी उतना कर ही रहा है। हम संवर्धन सदुपयोग कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा समझना था। हाँ, ये आगे फिर हम प्रकृति में व्यवस्था में जब आएंगे तब कर लें उसको और बढ़िया ढंग से, तब कर लेंगे। जी भैया, जी भैया, ठीक है भैया। वो आएगा ही। अभी ये मेरे को लगता है इंग्लिश नोट्स में ये 5 आयाम के बारे में चर्चा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए रखा नहीं था। सो विल गो बैक टू द हिंदी नोट्स आफ्टर दैट, एंड फिर प्रकृति में व्यवस्था के लिए पुनः हम वापस इस इंग्लिश नोट्स में आएंगे, है ना? एक बात, हाँ एक बात और पूछूं आपसे। हाँ जी। अभी आपने एक वो एग्जांपल दिया था कि इफ somebody is not having good relationship, वो जज को जाके बोले कि मेरे भाई से संबंध अच्छे नहीं, तो जज इज नॉट गोइंग टू हेल्प क्योंकि यू कांट हेल्प। ओके, इसी तरह से अगर कोई रिश्ता हो अपने बच्चे के साथ या किसी और के साथ जो कि वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हाउ शुड वी डील अबाउट इट? इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, यू मे आई डोंट नो, कि जैसे सपोज करो आप अपने बच्चे के साथ भी ग्रोन एडल्ट सन चाइल्ड और कुछ भी, तो अब आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, उसके साथ एडजस्ट करने की, लेकिन इफ इट डजंट वर्क आउट, जैसे कि आप यू कैन गो एंड कंप्लेन एनीवेयर, कोई जगह तो नहीं है जो आपके रिश्ते के बारे में कुछ बात सुनेगा, तो अंडर दैट सिचुएशन क्या थोड़े दिन के लिए उसे कूल डाउन करना चाहिए, या शुड यू स्टिल कंटिन्यू ट्राइंग टू पैसिफाई और शुड लीव इट? ये बहुत ब्रॉड बेस्ड क्वेरी है और उसके लिए यही करना पड़ेगा अभी हम जो कर रहे हैं। संबंध क्या है उसको हम साथ में मिलके सोचें समझें, है ना? इसकी थियरी क्या है? इसके कुछ सत्र पहले हमने विश्वास पर एक छोटा सा एक्सरसाइज किया था, उसमें आप थे? नहीं मैं भैया वहाँ पालीताना गई हुई थी, मैंने आप वहाँ पे 2 पालीताना गए थे, ठीक है ना? उस पर काफी उसके दीदी बाद में वो अहमदाबाद में पाटिक साहब ने ले लिया था, तो मैं फिर वहाँ चली गई। हाँ नहीं ठीक है ना, तो ये उसके एक सत्र का कुछ रिकॉर्डिंग भी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, काफी विस्तार से उसमें बात हुई थी। हाँ, बट द शॉर्ट आंसर टू दैट इज सी देयर इज नो, ये जो आप बोल रहे हैं लेट इट बी, ये सब टेक्निक है एंड वी कैन टॉक ऑफ दिस टेक्निक्स। वो बहुत सिचुएशनल होती है। इफ यू आर एंग्री, योर ब्रदर इज एंग्री, गो फॉर अ वॉक, सिंपल है ना? इफ यू फॉट विद समबडी, टेक देम आउट फॉर डिनर, है ना? इफ योर चाइल्ड इज अनहैप्पी विथ यू, उसको मैगी खिला दो। ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ठीक है ना? द थिंग इज लॉन्ग टर्म में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कैसे करें, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, अध्ययन। अध्ययन का वस्तु, है ना? वो मैंने संबंध का अध्ययन, संबंध में जो मानव है उसका अध्ययन, उसके जीवन का अध्ययन, हमारे जीवन का अध्ययन, उन जीवनों के बीच में मानव के रूप में संबंध का अध्ययन। शॉर्ट आंसर ये है। फिर उसके लिए क्या है, यही सब है, परिचय शिविर, अध्ययन शिविर, आगे अध्ययन की वस्तु, ये चलता रहे। ठीक है? Yeah, it is a very, very long process. It's not that short as definitely we have to understand that मानव, जैसा आपने बोला, उस मानव को समझना, खुद को समझना, and then हारमोनी बैठाने की कोशिश, यही कह रहे हैं आप? हाँ, 5000 वर्ष हो गया, अभी तक हम इसको अपने एजुकेशन में नहीं ला पाए, तो लंबा तो है ही। अभी तो शॉर्ट हो गया कि कम से कम आंसर तो सामने, अभी तो आंसर ही नहीं, आदमी से पगला जा रहा है। राइट, थैंक यू। ह्यूमन एवोल्यूशन तो बहुत स्लो हो रहा है ना, अभी बकरी काट के खाना सही है कि गलत है, यही तय नहीं हो पा रहा है। आदमी के साथ कैसे जीना बहुत आगे की चीज। चलिए, तो ये और कोई संबंध वाले उसमें? विजय बाल जी हैंड रेस किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। जैसे दीदी ने अभी पूछा परिवार में संबंध, तो अभी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दे और खुद अध्ययन जारी रखें समझ के लिए, ऐसा ही करें। हाँ भैया, साइलेंस इज गोल्डन। संबंध में the less you speak and the less instructions you give, the safer you are, सिंपल है। इसको प्रैक्टिस करना कठिन है क्योंकि हमसे चुप बनना रहता नहीं, हम बोलते ही हैं, है ना? पर
the lesser we say. और यदि हमको लगता है कि कहीं हम मदद कर सकते हैं और पूरा हो सकता है तो हम उसको करें, है ना। मैं भी इसी का प्रयत्न करता हूँ, मैं समझता हूँ आपके लिए भी यही फॉर्मूला होगा। जो चुप रहता आदमी ना, उससे लोगों को कम तकलीफ होती है। जो भी हमारा सजेशन प्रॉब्लम है हमारे अंदर ही रखें। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं हो रहा है, प्रभाव तो हो रहा है। प्रभाव तो होता ही है, हमें भी हो रहा वही है, तो वो प्रभाव को बाकियों में भी हो। अध्ययन करना, तो उसके लिए ये सारे नियमम, तो उस समय जीवन क्रिया संबंध क्या हुआ, उस व्यक्ति की मानसिकता, मेरी मानसिकता, गुण क्या था, स्वभाव क्या था, ये सबको हमको मनन करना पड़ेगा। मनन करने के लिए फर्स्ट बात इज वी हैव टू हैव द इंफॉर्मेशन, वो श्रवण है ना। मतलब किस इंफॉर्मेशन पे हम मनन करें, हम उस स्टेज पे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार की चीजों को लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है पहले से। चुप रहो, समय दे दो, डिस्टेंस बना लो, है ना, ये सारा काम करता है। संबंधों में देखिए दो चीज समझ में आता है, ये थियरी तो चलती रहती है, हम समझ में आता है। एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर, समय के साथ चीजें ठीक होती है। दूसरा, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस आर अ ग्रेट हीलर। हमको किसी के साथ कितना भी प्रॉब्लम हो, हम साथ में बैठ के खाना खाए, कहीं घूमने चले जाए, कोई एक काम को सार्थकता के साथ साथ में कर ले, तो चीजें संतुलित रहती है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी यही, मैं अपना माँ बाप को देखता हूँ, आसपास के लोगों को देखता हूँ, अपने ही मैरिज को देखता हूँ, तो मैंने कई जगह तो लोग एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं। जैसे मेरे पिताजी का जनरेशन होगा, और हो सकता है इस कॉल में भी मेरे पिताजी की जनरेशन को, मेरे पिताजी 75 तो हो गए अभी, तो उसमें पुरुष की चलती थी, है ना। हम आगे पति पत्नी संबंध में थोड़ा देख सकते हैं। फिर अभी आया कि नहीं, पुरुष भी थोड़ा सा एडजस्ट करेगा। कितना सुधार हुआ है हमारे जनरेशन में। तो लोग चाहते हैं कि नहीं, पहले जो लोगों ने गलतियां किया वैवाहिक संबंध में, उसको हम नहीं करें, है ना। तो ये सब परिवर्तन हमारे अंदर, जो गुणात्मक परिवर्तन है, जिसको क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे, हमारे गुणों में, मेरी क्वालिटीज में चेंज होना, मेरे स्वभाव, मेरे इनेट नेचर में चेंज होना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि मैं क्या हूँ ये उसकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं, आई डोंट नो माई सेल्फ। जैसे मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा कहाँ से आया, क्यों आया, ये हम नहीं मूल्यांकित कर पाते, उस समय थियरी हमारे सामने नहीं रहता है। सो टू बी एबल टू टेक दैट थियरी एंड अप्लाई इट देन एंड देयर और लेटर ऑन, ये अभ्यास का बात। तब तक ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो दायित्व है, साथ में खाना बना लिया, खा लिया, कुछ काम कर लिया, भोजन कर लिया, है ना, ये सब मदद करता है। एंड समय के साथ तो वो जो कॉमन जो कंटेनर है कि ये भाई है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, साथ में एक परिवार है, हम साथ में रहे हैं, इन्होंने इतने लिए मेरे लिए किया। तो यूजुअली लोगों के साथ हमको जो प्रॉब्लम हो जाती है, उससे छुटकारा का एक शॉर्ट, यदि मैं सोचूं कि फॉर्मूला क्या हो सकता है जिसको हम सभी लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको दर्शन में लुका है पर गुण गणना। इट्स यूजुअली डिफिकल्ट, बट टू काउंट, which means to reflect, which means to pay attention to the good qualities in that person. Because usually हमको जो प्रॉब्लम होती है उस आदमी के साथ, it is because of something missing in that person, है ना, which is not according to us, मेरे जैसे नहीं किया वो। अभी दर्शन में आने के बाद हमको पता चलता है कि मैं जैसा चाहता हो सकता वही गलत हो, या वो अधूरा हो, फिर वो सही भी हो तो उसकी योग्यता नहीं है उसको करने के लिए, आप क्या करोगे। यू कांट ब्लेम समबडी फॉर देयर हैंडीकैप, ऐसी बात है, ये मेंटल इमोशनल हैंडीकैप है आदमी का। हम जब जीवन का अध्ययन करते हैं व्यवहार अभ्यास के क्रम में, इट्स लाइक मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि एक अपंग आदमी दौड़े, है ना, आदमी को दौड़ना चाहिए, ये अपेक्षा ठीक है। एक अपंग आदमी दौड़े, ये अपेक्षा गलत।
अपंग दिखता है, शरीर दिखता है, इंद्रियों के माध्यम से शरीर दिखता है. So only a fool or a blind man will expect a handicapped person to run. हम जीवन की जगह ब्लाइंड है. हमको अपना ही जीवन नहीं दिखता है, सामने वाले का भी जीवन नहीं दिखता, उसकी चैतन्य इकाई क्रिया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं दिखता है. हमको क्या दिखता है? हमको अपना ही प्रोजेक्शन दिखता है. You are only able to see your own projection. Usually we see the opposite person also as a part of your own projection. मैं सामने वाले व्यक्ति को भी अपने ही प्रोजेक्शन के रूप, उसी के स्वरूप के थ्रू ही देखता हूँ, है ना. तो इसमें हमको दिखता ही नहीं कि वो हैंडीकैप्ड है. तो दर्शन के अध्ययन के क्रम में, जीवन की क्रियाओं के अध्ययन के क्रम में हमारे ही चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन, चयन, सामने वाले का चित्रण, विश्लेषण, तुलन, आस्वादन, चयन, फिर जागृति के क्रम का पूरा स्पेक्ट्रम है, इसको अध्ययन करना पड़ेगा. हम सब करेंगे अगले 2-2.5 वर्षों में साथ में, सब करेंगे का मतलब इस पे बातचीत होगी. अध्ययन तो हर आदमी व्यक्ति को खुद ही स्वयं ही करना पड़ता है. मैं आपका अध्ययन नहीं करा सकता, है ना. आपको स्वयं ही करना पड़ेगा. एक को भी, इसी का नाम चैतन्य इकाई. कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता आपका अपने पास सुरक्षित है. नोबडी कैन हाईजैक इट फॉर यू, फ्रॉम यू, नोबडी कैन फिक्स इट फॉर यू. सो ये ऐसा हो जाता है कि संबंधों में हम ऐसा अपेक्षा कर लेते हैं जो सामने वाला व्यक्ति यूजुअली उसको, मैंने उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो हमको दिखता ही नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, तभी प्रॉब्लम आती है. सो once you know this और once you are little aware of this, इसके बारे में हम थोड़े से सतर्क यदि हो गए ये शिविरों के क्रम से, अध्ययन के क्रम में, हम क्या कर सकते हैं? स्टेप बैक, गिव इट सम स्पेस, थोड़ा ब्रीद इन, है ना, थोड़ा शांति रखने का अभ्यास करें और उस व्यक्ति के अच्छे क्वालिटीज को हम सोचें, उसको अपने ध्यान में लाए. मेरे को लगता है कि इन दो चीजों से राहत मिल सकती है टिल आवर अध्ययन रीचेज अ मैच्योर स्टेज. उसके बाद भी वो आदमी आपके अनुसार करेगा, ये तो नहीं होना. दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन. हमारी इच्छा रैशनलाइज हो जाएगी, यही होगा संबंध में. दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने, इसको हमको बोलना चाहिए. नेवर एवर. वो व्यक्ति चाहे बिना, उसके चित्रण में कुछ नहीं होगा. मेरे सोचने से उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है. मेरे किसी अच्छे आचरण को देखकर वो इंस्पायर हो, प्रोत्साहित हो, प्रेरणा मिले और वो उसको कॉपी करने का उसके अंदर निर्णय हो, तो ही होगा. ये सबसे बेसिक, फंडामेंटल एंड probably the most difficult thing to keep in mind as a human being. ये हम अपने ही बच्चों के साथ देखते हैं ना. आपका बच्चा आपका क्या सुनता है बोलिए? थोड़ी देर के बाद डराना धमकाना पड़ता है ना, फिर लालच देना पड़ता है. या तो लालच देंगे, ये कर तो मैं तुमको ये दूंगा, तो हम उसको वहां से व्यापारी बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक, नहीं तो डराना धमकाना पड़ता है. किसी एज के बाद वो हमसे बड़ा हो जाता है तो क्या डराए, वो फिर घर छोड़ के चले जाएगा. सो यू हैव टू डिपेंड ऑन उसकी स्वीकृति. वो किसी बड़े स्वीकृति के साथ रहता है, उसका सम्मान करके उसको बड़ा करना. बड़ों के साथ भी ऐसा ही है. भौतिक वस्तु हमारे मन चाहे अनुसार चल सकती है, प्रोवाइडेड हमारी अपेक्षा उसके नियम अनुसार है. जैसे गाड़ी चलाता है, गाड़ी मेरे अनुसार चलता है, मेरे अनुसार नहीं. गाड़ी चलने का एक नियम है, उस नियम को समझ के उस नियम के अनुसार मैं गाड़ी को चला पाता हूँ. गाड़ी जिस नियम से चलती है उसके विपरीत नियम से चलाने की यदि मैं इच्छा करूँ, वो नहीं चल सकता. आदमी उससे भयंकर कॉम्प्लिकेटेड चीज है गाड़ी से, क्योंकि भयंकर डायनामिक है. गाड़ी इज प्रेडिक्टेबल, है ना. ह्यूमन बीइंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल. ऑल व्हीकल्स आर अलाइक, ऑल ह्यूमंस आर नॉट अलाइक. उसमें अंदर जीवन की जगह क्रियाओं के अलग, ठीक है, बट उसके डेवलपमेंट प्रोग्रेशन, उसके अंदर जो मान्यताएं हैं, उसके अंदर की दृष्टियों में बहुत वेरिएशन. दर्शन उस सब का हमको स्रोत देता है, उसको समझ के अध्ययन करना पड़ता है. संबंधों में तो ऐसे ही, ठीक है. और कोई? और 1-2 हाथ रेज हुए थे.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेज्यूम की सबका इसमें चर्चा में हो गया पूरा। तो मित्र संबंध ये पूरकता का संबंध है, भाई जैसे ही। और यदि हम बड़े हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट वी डिस्प्ले दिस अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी, है ना। तो ये समझ और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता हमको रखनी चाहिए। एंड बहुत ज्यादा अपनी सुपीरियोरिटी या डोमिनेशन या वो सामने वाले को कम दिखाना, ये बड़ों से हो जाता है। या यदि छोटे ने बड़े से अधिक कमा लिया तो ये जाने अनजाने में हो जाता है ना। क्योंकि यही बिहेवियर हम हमसे किसी बड़े के साथ भी हम यही अपेक्षा करते हैं, इसीलिए छोटे के साथ भी अपेक्षा होना बहुत आवश्यक है। ये भाई बहन संबंध, भाई भाई संबंध और मित्र संबंध में बहुत आवश्यक बन जाता है। कई बार जब ये संबंध दूरी में रहते हैं तो पता नहीं चलता है। जब साथ में एक घर में रहते हैं, अगल बगल रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक ही काम में जुड़ते हैं, तब पता चलता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत दबाता है। या सामने वाले को हमारे बारे में पता चलता है कि बाप रे ये तो बहुत दबाता है ना। तो इन चीजों के प्रति एक बेसिक सतर्कता, है ना। और यदि हम सिमिलर एज के हैं या सामने वाले व्यक्ति से यदि हमको कम पता है तो उससे सीखने के लिए हमारे में सरलता या सिंप्लिसिटी होना। तो ये कैसे आएगा? पहले हम इसके प्रति सतर्क हो कि मुझ में ये होना चाहिए, और धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करें। और उसमें सामने वाले के अच्छे गुणों को यदि हम सोचते हैं तो हमारे अंदर इसकी यदि स्वीकृति बनती है, तब हम सामने वाले से सुनने समझने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो हम यही खड़े रहते हैं कि इसकी बात में क्यों सुनो। देन पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी विद अस। तो ये वाली टेंडेंसी हमारी भाई बहन के साथ भी होती है, माता पिता के साथ भी होता है ना। जनरली जैसे मैं अपना ही देखता हूँ, बड़े होते होते हमारे मन में आ जाता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता, है ना, या कम पता है। होता ही है, मेरे में भी है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता। अभी जैसे मेरी माँ 66 की हो गई है ना, अभी भी घर को संभाली हुई है। मेरे वाइफ को उनके पेरेंट्स का घर संभालना पड़ता है। तो वो कुछ एडवाइस देती है कि इसको ऐसा करो वैसा करो, तो सुनने का आदत करना पड़ता है, करना पड़ेगा। इट कांट बी दैट आई नो एवरीथिंग मोर देन हर, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक बड़ा भ्रम है। और ये इसको टेंडेंसी क्या बोलेंगे, जागृति क्रम का एक टेंडेंसी बोलेंगे, अवेकनिंग प्रोग्रेशन का एक टेंडेंसी है ना। कठोर भाषा या सख्त भाषा में बोलेंगे तो जीव चेतना की टेंडेंसी। ये अभिमान या हट है या आवेश, इसका हम अध्ययन करेंगे आगे। सो यू कांट अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज टेंडेंसीज इन आवरसेल्फ। हमारे अंदर ये जो दुर्गुण है या अमानवीय गुण है या नॉट सो परफेक्ट गुण है, और सामने वाले में जो ये नॉट सो परफेक्ट गुण है, इसको इसके प्रति सतर्क हुए बिना संबंध निर्वाह नहीं होता। तो जो सही है उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, सही से मैं कितना दूर हूँ, सामने वाला कितना दूर है, इसका भी आकलन करना पड़ेगा। उसके साथ सही के अर्थ में मैं प्रस्तुत हूँ, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो इसके पहले थोड़ी देर पहले एक दीदी बोल रही थी कि अध्ययन, तो अध्ययन डेस्क में शुरू होता है बट इट कंटिन्यूज इन द डे। लोगों के साथ व्यवहार में थोड़े दिन के बाद हमको ऐसा लगने लग जाता है कि अध्ययन तो उधर ही हो रहा है, लोगों के साथ ही समझ में आ रहा है मेरी मानसिकता कितना है, मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, मेरा कितना ज्ञान है ना। जैसे मैं आपके साथ ये बढ़िया भाषण दे देता हूँ संबंध का, परंतु इसके अर्थ में मैं हूँ कि नहीं, ये तो लाइव मैं जिन लोगों के साथ जीता हूँ वहीं पर पता चलेगा। ये आपको तो कभी नहीं पता चलेगा, जूम कॉल के तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। मैं शिविर भी लूंगा तो आपको मैं परफेक्ट ही दिखूंगा, परफेक्ट ही लगूंगा, बिकॉज आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक इन 7 days। ये स्वाभाविक है। The mistakes are made in daily life with the people we live every day। वो अध्ययन की स्थली। 2 लोगों ने हाथ रेस किया। फिर हाँ भैया, मैंने राजेंद्र मुंबई से। हाँ जी। अभी जो बात हुई कि सामने वाले का जब तक चित्रण नहीं होता है तब तक वो बदलेगा नहीं, हम लोग कितना भी उसको बताए। तो हर माँ बाप की अपने बच्चों से कुछ ना कुछ तो अपेक्षा होती ही है कि जो अबनॉर्मल नहीं होती, कि जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आने के लिए जो भी प्रयास करने होते हैं वो तो बच्चे ने करना ही है। लेकिन अगर वो भी बच्चा नहीं करता है तो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको बताएगा, shall we wait till he understands, or suppose if he doesn't understand or is not even is not capable of being
ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, तो क्या उसमें क्या कर सकते हैं? यानी उसका चित्रण हुआ ही नहीं है या होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं लगती, तो उसमें क्या पेशेंस से काम आएगा सिर्फ, क्या कैसे? अब भैया पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब ये बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो बच्चे की आयु क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, इसके पूर्व की घटनाक्रम क्या रही है ना, कितना घर्षण हुआ, कितना चिल्लाना चीखना हुआ, कितना झगड़ा हुआ या नहीं हुआ, ये सब के आधार पर इसका क्वेश्चन है। यदि छोटा बच्चा जैसे मेरी बेटी है तो ये एज के अनुसार, तो दर्शन में आगे हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे और भी आगे पुस्तकों में जाएंगे तो ये सारी चीजें लिखी हुई है विस्तार से, या कम से कम इसके सूत्र लिखा है ना, अफोरिज्म बोलते हैं सूत्र को। तो इसमें चीजें लिखी है, क्या है कि एक एज में एक मानसिकता होती है, एक स्वीकृति होती है। जैसे अभी मेरी बेटी है तो आज्ञा पालन का उसका आयु धीरे धीरे निकलते जा रहा है ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बार बार मैं उसको रिमाइंड करूँ कि बेटा बात सुनो, काम करो, काम करो, इसका अभ्यास कराओ। दिन में 1-2 बार बोलता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, फिर नहीं सुनती है, फिर बोलता हूँ। तो जैसे मेरी बेटी है 6.5 साल की, उसकी नाम देविका है, मैं देखता हूँ कि वो आलसी है काम करने का, वो काम नहीं करना चाहती है। घर में कुछ काम बोलो, प्लेट उठा के रखो तो भाग जाती है, बोलती तुम करो ये करो, तो बचती है उससे। तो मेरे को समझ में आता है कि इसमें बचने की प्रवृत्ति है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाती है, भोजन करते समय स्थिर नहीं बैठ पाती। तो इस एज में शी इज मोल्डेबल एंड शी विल लिसन टू, शी डज नॉट हैव हर ओन लॉजिक। उसका इतना ही है कि शी डजंट वांट टू डू, तो मन की जगह का उसका प्रॉब्लम है। उसका कोई चित्रण नहीं, अंदर कोई इच्छा नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं होना, इस आदमी का नहीं सुनना है। शी डजंट हैव सम बिग इमेज बिहाइंड इट, उसका मन नहीं है। इट्स लाइक यू टेक अ डॉग फॉर अ वॉक, यू शुड नॉट कंपेयर अ चाइल्ड टू अ डॉग, बट इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। एंड वन डे द डॉग डजंट वांट टू वॉक एंड यू drag it, right? And slowly it will get trained, it will start walking. So in many ways छोटे बच्चों के साथ काम करना, it's like breaking a horse. जैसे घोड़ा जब चलाते हैं ना, this is called breaking. The horse resists and then the man persists and one day the horse gives in. वो जीवन ही given करता है, horse में भी वही हो रहा है, it's not the brain. इसलिए you can't train an animal that does not have जीवन। तो उसके लिए जीवन क्रियाओं का काफी विशुद्ध अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी हमको। फिर किसी आयु में 12-13 के आयु में वो कम सुनेगा, दूसरे विधि से सुनेगा, उसके साथ पहले क्या घटित हुआ आगे उसके हिसाब से। कई बार एक बच्चा सुनना ही नहीं चाहता है, क्या अभी 18-20 साल का हो गया, हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं घोड़ा बन गया है, बड़ा आयु का हो गया। नाउ इट इज डिफिकल्ट, हमको जीवन विद्या मिल गया, हमको दर्शन मिल गया, कुछ दर्शन मिल गया, हमको कुछ ज्ञान मिल गया, हम उसको बताना चाहते हैं, वो नहीं। वो अभी का 18-19 साल का बहुत कम बच्चे अपने बाप से कुछ सुनना चाहते हैं। So then you have to let go, you have to give some space. यदि कुछ दोस्ती बची हुई है, you should use that दोस्ती, take him out, go for a ride, go to Badrinath, Kedarnath, Gangotri, go somewhere for a journey, and धीरे से रखो कि भाई मेरे को लगता है कि ये वाली एक अच्छी चीज है, इसको तुम सुन लोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। So you may have to change the setting. Okay. So it depends on the Thank you. age group, past history, mentality of the child, particular disposition या प्रवृत्ति of that child, and then how you can put it across. ठीक है सर, ओके। और हमसे यदि ओल्डर है, हमारे माँ बाप तो हमसे नहीं समझेंगे। आई कैन नॉट गो गिव ज्ञान टू माई पेरेंट्स, इट्स नो वे इट्स गोइंग टू वर्क, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक टू मेक। आई ट्राइड इट एंड इट फेल्ड, सो आई एम अज्यूमिंग आप भी ट्राई करोगे तो फेल ही होगा। कुछ लोगों ने हाथ रेस किया, फिर नहीं है कुछ, आगे बढ़े। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब मंथन, मंथन एक अलग शब्द है, मनन एक अलग शब्द है, चिंतन एक अलग शब्द, तो आगे हम उसको करेंगे। तो क्या हम हमारे मित्रों के साथ इस प्रकार से पूरक हो पाते हैं कि नहीं, छोटे बड़े, है ना। क्या हमारे में स्पर्धा, है ना, जेलसी, ये सब है कि नहीं, कि मैं से बड़ा हूँ, या भाई बहन के साथ। ये स्टूडेंट्स के लिए लिखा था, गर्ल, है ना, फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है, डज इट मीन एनीथिंग अदर देन व्हाट यू डिस्क्राइब अबाउट। तो अभी प्लेटोनिक रिलेशनशिप की बात होती है, हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब क्या, यही है जो ऊपर लिखा है, जो दर्शन बता रहा है।
तो अभी सोसाइटी में रिलेशनशिप का मतलब ही अलग है, ये भी हम देख सकते हैं, है ना। ये सारी कुछ चीजें हैं, और ये वाला हमारे लिए भी लागू होता है। ये जो संबंध का जो नोशन है हमारा, कि कितना हमारा खुद का है, कितना हमने हमारे परिवार में जो भी चीजें हुई उससे पिकअप कर लिया, कितने हमने मूवी से उठा ली, कितने कल्चर से उठा ली, कितने सोसाइटी से उठा ली, ये भी एक मुद्दा है, ठीक है ना। ये हमारे भी अध्ययन के लिए, हमारे अंदर भी चीजें रहेंगी, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में सभ्यता से। हमारे पिताजी को देखकर आई फाइंड मेनी मेन behave like their fathers, many women behave like their mothers with their husbands and wives. उनके पति पत्नी के साथ कुछ चीजें वही रहती है जो हमने अपने माँ बाप के साथ देखा। उसको पी लेता बच्चा, उसको बोलते हैं तदाकार होना, इस पर हमने पहले भी बात की। वो इंप्रेशन, वो इमेज हमारे अंदर आ जाती है, एंड इट मे नॉट बी यूनिवर्सल। हम अध्ययन का तात्पर्य क्या है, जो सार्वभौम स्वरूप है उस संबंध का, मूल्य का, उस वास्तविकता का जो यथार्थ स्वरूप है, उसको हम समझना चाहते हैं। यथार्थ स्वरूप क्या है, जो सार्वभौम है और सार्वकालिक है, जो समय और परिस्थिति के साथ बदलता नहीं, उसको हम समझना चाहते हैं। फिर बदलते हुए समय और परिस्थिति के साथ निपटना कैसा है, उसको झेलना कैसे, इसको अलग से हम अध्ययन करते हैं। बट वी नीड बोथ टू लिव। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या, हम केवल सेकंड के अनुसार रहते हैं। जो मान्यता है, जो रूप गुण है, जो सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है ना, जो नॉन यूनिवर्सल है, जिसको टेम्पोरल बोलते हैं, है ना, which is not universal in time, it's called temporal according to time and circumstance। उससे निपटने का पूरा हमारे अंदर बहुत सारी चीजें भर जाती है, संबंधों में, मान्यता के अनुसार, लक्ष्य में जीने का सारा। इसीलिए it takes time। और जितना हमारी आयु अधिक बढ़ गई, जितना हमारे अंदर वो प्रगाढ़ हो गए सारे मान्यता, उतना अधिक समय लगता है। हाँ जी बताइए, कोई हैंड रेज। वर्षा जी आपने हैंड रेज किया है? नहीं, गलती से हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो ये मित्र संबंध पर मुझे लगता है काफी बात हुई, और भी चीजों पर आज बात हुई, है ना। एंड यहीं पर रोक लेते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम एंड मुझे भी कहीं जाना है। तो आज क्या है, संडे था, सैटरडे है आज, कल संडे। अच्छा, मुझे लगा आज संडे था, ठीक। तो कल संडे है, तो कल हम ये गुरु शिष्य संबंध पर, टीचर एंड स्टूडेंट संबंध पर कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते कर लें अभी? जी भैया, ठीक बहुत है बहुत भैया, धन्यवाद नमस्ते। भैया। नमस्ते सर।